वाह जी वाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। और इससे पहले कि मैं आगाज़ करती है, अशफाक ने कह दिया वाह जी वाह। ऐसी क्या बात है वाह जी वाह? मैं देखना चाह रहा था आपकी आवाज़ को क्या हुआ कि भाई? मेरा गला मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बुर्दबार हो गया है, बहुत ज़्यादा मौसम के तगय्युरात से मुतासिर हो गया है, क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट चेंज जिसके ऊपर हम अक्सर बात करते रहते हैं, तो आवाज़ देखिए कितनी भारी हो जाती है। शुरू में गला ख़राब होता है, वो आवाज़ बड़ी अच्छी होती है। आपको चाय के कप की ज़रूरत है, लेकिन मैं ये काफ़ी मौसम सारे उसके लिए लवाजमात इस्तेमाल कर रहा हूँ। आपकी स्पाइस टी की रेसिपी में पूछूंगी। ये मौसम जो है काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ कर रहा है। हम तो गर्मी ही की दुहाई दे रहे हैं, लेकिन लोग नज़ले ज़ुकाम और सर दर्द की और मैं बड़ी हैरान शिकायत हूँ कर कि रहे हैं। गर्म मौसम में ऐसा क्यों हो रहा है। अच्छा, बिला वजह छींकें आ रही हैं, बिला वजह आंखों से पानी बह रहा इस है। मौसम में नज़ला होना, इस मौसम में गला ख़राब होना, मतलब ये एक ऐसी चीज़ है कि जो अनहोनी है, क्योंकि शदीद गर्मी है। लेकिन मुझे ये लगता है कि शायद वो जो ठंडा गर्म होता है कि हम शदीद गर्मी से बचने के लिए एकदम ठंडा पानी पी लेते हैं, या एसी से बाहर निकल के एकदम धूप में आ जाते हैं, या धूप से निकल के एकदम एसी में आ जाते हैं। एसी तो जैसे बड़ा तो अच्छा काम कर रहा है इस नहीं काम कर में। रहा, लेकिन अब बहरहाल क्या कर सकते हैं। हाँ चलें अब तो हम बहरहाल ये सदफ़ अब्दुल जब्बार है, मैं आपके साथ अशफाक के साथ सकती है। आप सोच रहे होंगे कि हम आपको तारुफ क्यों नहीं करा रहे। अब तक तो आपको हमारा नाम अजबर हो जाना चाहिए। वैसे कैसा फील कर रही हैं सदफ़ अब्दुल जब्बार, थोड़ा सा ये मुझे बताइए तो सही किस बारे में? मतलब हाउ डज़ इट फील, ये जो बजट में वो अभी हमने हेडलाइंस भी दी थी अपने नाज़रीन को कि ईद कुर्बान से पहले एक कुर्बान। तो बजट की जो होता है ना, शुरू में तो सारे नंबर्स आ रहे होते हैं। सो आप सबसे पहली चीज़ वही देख रहे होते हैं ना, जो तनख्वाहदार हम जैसे जो तबका है वो ये देख रहा होता है भाई कितना मजीद टैक्स और लग गया है। फिर आप जीएसटी की तरफ जाते हैं, भाई जीएसटी में क्या हो गया है। तो ये वाली चीज़ें हैं। और सरकारी मुलाजमीन की तो खैर क्या ही कहने हैं, वो तो बड़े खुश होंगे क्योंकि उनकी माशाल्लाह से उनकी तनख्वाहों में और पेंशन में इजाफे हो गए हैं। लेकिन क्या कह सकते हैं, अब महंगाई तो सब पर आ गई है। अब ये जो टैक्स वाला मामला है, ज़रा ये हमें आवाम को दो तीन समझाना चीज़ें हैं। पड़ेगा। एक तो ये है कि डायरेक्ट टैक्स होता है जो कि ज़ाहिर है कि सैलरीड क्लास से वसूल किया जाता है, या जो टैक्स देते हैं टैक्स नेट में है वो देते हैं, जिसे हम कहते हैं। दूसरा मामला आ जाता है जो कि बिलावास्ता टैक्स होते हैं। बिलावास्ता टैक्स यानी कि जो आपने देने, आप साबुन लेने जा रहे हैं टैक्स है, शैम्पू लेने जा रहे हैं टैक्स है, माचिस का पैकेट लेने जा रहे हैं टैक्स है। इसे बिला वजह का टैक्स, बिला वजह का टैक्स। तो यानी कि आप एक दफ़ा जो टैक्स लेते हैं उसके बाद फिर दोबारा टैक्स देते हैं, यानी कि और उसके अंदर फिर रिफंड वगैरह कुछ भी नहीं होता। इनकम ज़ाहिर है, आप जो इनकम आपके पास आई है आप वही खर्च करेंगे ना चीज़ें खरीदने के लिए। तो आपकी वो इनकम जिस पे से ऑलरेडी टैक्स हो निकल चुका है, उससे आप मज़ीद टैक्स देते हैं हर चीज़ खरीदने पे, हर चीज़ के इस्तेमाल पर। तो दिस इज़ हाउ दिस सिस्टम वर्क्स। लेकिन अब ज़रा आपको बता दें जी, 2024 और 25 का बजट आ गया है। वफाकी हुकूमत ने टैक्सों से भरपूर ये बजट पेश कर दिया है। और वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कौमी असम्बली में बजट तकरीर की। उन्होंने 18,870 अरब का बजट पेश करते हुए कहा कि अगले साल 12,970 अरब रुपए टैक्स लगाकर जमा किए जाएंगे। कर्जों पर 9,775 अरब रुपए सूद भी अदा करना होगा। और एक चीज़ उन्होंने ये बताई कि जी जो तवानाई का शोबा है उसमें कोई गर्दिशी कर्जा नहीं होगा। दिफा के लिए 2,122 अरब रखे गए हैं। गाड़ियाँ मज़ीद महंगी होंगी, इंजन के बजाय कीमत पर टैक्स लगेगा। अच्छा, ये चक्कर ये है कि पहले ये होता था कि सीसीज कम होते थे, लेकिन जाहिर है कि जो बाहर से इंपोर्टेड गाड़ियाँ आती थी उनकी कीमत ज़्यादा हुआ करती थी। इससे पहले हिसाब ये लगाया जाता था कि जी 1800 की इतने की, 1800 सीसी की इतने की, 2000 सीसी की इतने की। अब उन्होंने कहा है कि ज़्यादा सियाना बनने की ज़रूरत नहीं है। हम सीसीज में नहीं, हम कीमत पे, इस पे इंजन पे नहीं देखेंगे बल्कि कीमत पे देखेंगे, उस पर टैक्स लगाएंगे। दूसरा जो चीज़ है वो ये है कि पेट्रोल डलवाने पर फ़ी लीटर 20 रुपये इजाफी देने होंगे। मतलब चेक करें ज़रा कि ये मामला कहाँ जाके पड़ता है। यानी कि समझें कि यकमुश्त कीमतों में 20 रुपये फ़ी लीटर इजाफा आप तसव्वुर कीजिए। खूबसूरती से ऐड ऑन हुआ है, बड़ी खूबसूरती से ऐड ऑन किया है। फिर उसके बाद आप ये देखिएगा कि मोबाइल फ़ोन भी महंगे हो गए हैं। जो सदफ़ अब्दुल जब्बार सोच रही थी कि जो मोबाइल वो ख़रीदेंगी शायद, तो अब वो मुझे लगता है कि ख्वाब शर्मिंदा ताबीर कुछ मज़ीद रकम के साथ होगा। अच्छा, हाइब्रिड गाड़ियों की दरामद पर कस्टम ड्यूटी की छूट दी गई है। और सीमेंट भी महंगा हो गया है। प्लॉट्स, रिहायशी और कमर्शियल प्रॉपर्टी पर 5% FED यानी कि फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगेगी। और कपड़े और चमड़े की मसनूआत बनाने वाले अब 18% सेल्स टैक्स भरेंगे। अच्छा, मैंने सुना है सदफ़, ये मेरी वो है कि मेकअप पर कोई 100% टैक्स लग गया। नहीं, मेकअप पे तो हमेशा पता नहीं क्यों मेकअप जो है उस पर इतनी नज़रें होती हैं। सो मेकअप पर जनाब मज़ीद भी टैक्स लगेगा। अच्छा, अब एक गाड़ियों के हवाले से दोबारा आते हैं क्योंकि लोगों का बड़ा कंसर्न है। तो हाइब्रिड गाड़ियाँ जो हैं उनकी दरामद पर कस्टम ड्यूटी की छूट है।
और जो लग्जरी इलेक्ट्रिक नहीं, गाड़ियां नहीं। मंगवाई जाएंगी ये बेसिकली हम थोड़ा मंगवाने सा पर रियायत खत्म हो गई। ये बेसिकली कनेक्टेड जुमला देखें। हाँ। हाइब्रिड गाड़ियों की दरामद पर कस्टम ड्यूटी की छूट नहीं, आगे उसके साथ कनेक्ट करके लिखा गया है कि लग्जरी इलेक्ट्रिक गाड़ियां ये भी मंगवाने पर खत्म। रियायत खत्म। ये दोनों रियायत खत्म की यानी गई। कि बहुत ठीक शुक्रिया है। जी करेक्शन के लिए। थैंक यू फॉर द करेक्शन लेकिन, कि जो हाइब्रिड गाड़ियों की दरामद पर कस्टम ड्यूटी पर जो छूट थी वो खत्म हो गई है। इसी तरीके से लग्जरी इलेक्ट्रिक गाड़ियां मंगवाने पर जो रियायत है वो भी खत्म हो गई है। अब पेट्रोल भरवाने पर अशफाक ने आपको बता दिया कि 20 रुपए फी लीटर ज़्यादा देने होंगे। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी 60 से बढ़ाकर 80 रुपए कर दी गई है। मोबाइल फ़ोन आ जाए एक बार फिर से, फ़ोन पर जी 18% टैक्स देना होगा। यानी बता देती हूँ ना आवाम की आसानी के लिए कि 50,000 का मोबाइल 59,000 का मिलेगा। प्रॉपर्टी पर आ जाएं, प्रॉपर्टी भी महंगी। सीमेंट पर फ़ी किलो 3 रुपए। प्लॉट्स, रिहायशी और कमर्शियल प्रॉपर्टी पर 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगेगी। अच्छा जी, अब ज़रा तनख्वाहदार तबके का मामला कर लेते हैं। शुरू में जो हमने रोना रोया उसकी थोड़ा सा क्लैरिटी आपको दे देते हैं। अच्छा, माहाना 50,000 से ज़ायद तनख्वाह लेने वालों पर टैक्स दोगुना कर दिया गया। सालाना 6 से 12 लाख तनख्वाह पर इनकम टैक्स 5% करने की तजवीज़ दे दी गई है। सालाना 22 लाख तक तनख्वाह लेने वालों को 3,000 फिक्स टैक्स और 10 लाख रुपए पर 15% इनकम टैक्स देना होगा। 32 लाख सालाना तनख्वाह लेने वालों पर 1,80,000 फिक्स टैक्स, यानी कि ये देना ही देना है, और 10 लाख पर 25% इनकम टैक्स वसूल किया जाएगा। अच्छा, 41 लाख, उसके बाद ये डायरेक्ट इन्होंने जंप मारी। 41 लाख सालाना तनख्वाह पर 4,30,000 फिक्स टैक्स और 9 लाख पर 30% इनकम टैक्स लगेगा। सालाना तनख्वाह 41 लाख से 1 रुपया भी ज़्यादा होने पर 7 लाख फिक्स टैक्स और इजाफी तनख्वाह पर 35% इनकम टैक्स देना होगा। समझ गए ना आप लोग? देना होगा। अब जरा ये तमाम जो मजलूम लोग थे उनका हमने तस्करा कर दिया, जिसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों एम्प्लॉयज़ शामिल थे। अब उसके अंदर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए अच्छी खबर भी है। वो अच्छी खबर क्या है, सदफ अब्दुल जब्बार बताइए। वो अच्छी खबर मैं बता देती हूँ। कुछ तो अच्छी खबरें आपके साथ शेयर करें। हालिया बजट में ग्रेड 1 से 16 के जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में 25%, जबकि ग्रेड 17 से 22 की तनख्वाह में 20% इजाफा तजवीज़ किया गया है। और कम अज़ कम माहाना उजरत जो कि 32,000 थी उसे बढ़ाकर 37,000 करने की तजवीज़ है। और पेंशन में 15% इजाफा हुआ। इसके अलावा जो किफ़ालत प्रोग्राम है उसके तहत मुस्तफ़ीद मुस्तहिक अफराद की तादाद 1 करोड़ की जाएगी। चलें जी, अब जरा फाइलर्स और नॉन फाइलर्स पर आ जाएं भाई। मीनवाइल जरा वो क्या नाम है उसका, वो मैच का बता दें भाई। वो मैच जो है वो बेसिकली जीत चुका है इस वक्त वेस्ट इंडीज ने हरा दिया न्यूजीलैंड को। बेसिकली दैट इज द अपडेट दैट वी नीडेड टू शेयर। साथ साथ आपको पता है ना कि वो T20 वर्ल्ड कप भी जारी है, तो आज ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में मैच हो रहा था, वेस्ट इंडीज वर्सेस न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड को आज के मैच में शिकस्त हुई है। आखिरी मैच में 33 रन, आखिरी ओवर में 33 रन चाहिए थे और इब्तदाई 2 बॉलों पे आई वाज लुकिंग एट इट, तो आप ये देखें कि सेंटनर की जानिब से 2 छक्के मारे गए, फिर एक डॉट बॉल हुई, फिर एक और सेंटनर ने छक्का मारा, यानी कि इस ओवर में 3 छक्के मारे। और लेकिन उसके बाद जो 33 रन का हदफ था, दैट वाज टू मच फॉर देम टू यू नो। वेस्ट इंडीज ने न्यूजीलैंड को 13 रन से शिकस्त 13 रन से हरा दिया है। तो ये बड़ा एक मतलब आप ये देखें कि ज़बरदस्त एक बैटिंग डिस्प्ले किया गया इनिशियली वेस्ट इंडीज़ की जानिब से। हमने ये फीलिंग कम ही देखी है बहरहाल, लेकिन बहरहाल इस मैच के हवाले से और ख़ासतौर पर T20 वर्ल्ड कप में हमारी पेशकदमी किस हद तक बढ़ी है आगे, और किस तरह से विराट कोहली नाकाम रहे हैं अब तक इस वर्ल्ड कप में, इस पर भी हम बात करेंगे। विराट और रोहित दोबारा कल के मैच में हमने देखा कि दोनों आउट, लेकिन अभी हम जरा कंटिन्यू करते रहते हैं। जो हमारे साथ बैठे हैं वो थोड़ा सब्र से काम लें और ये हौसला ताज़ा रखें। हवा का झोंका था जो कि मैच की खबर हमने शेयर कर दी। फिर से आ जाते हैं दोबारा से बजट की तरफ। तो नॉन फाइलर्स के लिए अब बता देते हैं हम आपको, जो लोग टैक्स अपने रिटर्न्स जो है वो फाइल नहीं कराते हैं तो उनके लिए कई शोबों में टैक्स बढ़ा दिया गया है। चेयरमैन FBR ने ये बताया है कि बजट में नॉन फाइलर मोबाइल सार्फिन पर, सुन लें अब आप लोग जो कि नॉन फाइलर है, 75% टैक्स आयद किया गया है। नॉन एक्टिव टैक्स पेयर मोबाइल सार्फिन की कॉल पर 75% टैक्स होगा। और बजट में नॉन फाइलर के बैरून मुल्क सफ़र पर पाबंदी की तजवीज़ दी गई है। लेट्स सी कि तजवीज़ पर अमल दरामद होता है कि नहीं। और टैक्स गोशवारे जमा ना कराने वाले बैरून मुल्क सफ़र फिर नहीं कर सकेंगे अगर इस तजवीज़ पर सब अच्छा, हाँ कह दें। टैक्स दिए बगैर सफ़र नहीं कर सकेंगे और टैक्स दे के काबिल नहीं होंगे कि सफ़र करें। तो बहरहाल या तो टैक्स दे दो या ट्रैवल कर तो लो। इस पे बात कर लेते हैं। खुर्रम शहजाद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं सुबह सवेरे।
थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग खुर्रम साहब, आई वाज जस्ट जोकिंग अबाउट इट। ऐसा लग रहा है सब कुछ सोच का समय। अजरा मजाक में कह रहा था कि टैक्स नहीं देंगे तो जा नहीं सकेंगे और टैक्स देंगे तो फिर जाने के काबिल नहीं रहेंगे। तो पहले मैं चाहूंगा कि इस लतीफ़ नुक्ते पे आप थोड़ा सा वजाहत करें। जी अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल देखें, नॉन फाइलर एक तो कैटेगरी अभी तक ये है, हमारे पास होना यही चाहिए कि जो नहीं टैक्स देता उसके लिए चीज़ों को मुश्किल बना दिया जाए। जो एटलीस्ट फैसिलिटीज हैं मुल्क जो प्रोवाइड करता है उसे मुश्किल बनाया जाए। लेकिन मैं समझता हूँ ये 45% करना इन इटसेल्फ एक बहुत बड़ी पेनल्टी के मुताबिक है। हाँ जी। जो टैक्स दे सकता है और वो टैक्स नहीं दे रहा उसके लिए 45% करना, और फिर अगर सफर वो कर रहा है और उसे सफर ना करने देना, फिर हमें इस तरह की एक्सट्रीम जो है वो चीजें करनी पड़ेंगी, तब जाके आपको जो है ना टैक्स पेयर जो है वो। अच्छा, इसके अंदर एक थोड़ी सी क्लैरिटी पे चाहूंगा खुर्रम साहब कि ये मामला सिर्फ इनकम टैक्स जो देते हैं सैलरीड क्लास तबके तक ही महदूद है, या इससे हटके भी जो लोग हैं वो भी इसके शिकंजे में आ सकते हैं? नहीं, सब आ सकते हैं ना, इसमें सब शामिल है। इसमें ये थोड़ी सिर्फ सैलरीड क्लास तो जो टैक्स में जिस ब्रैकेट में आएगी वो आएगी। हाँ। लेकिन जो एक्चुअली इनकम कमा रहा है साल की, उसके एसेट्स इतने हैं और वो टैक्स जो है या तो नहीं दे रहा या फाइल ही नहीं कर रहा और डिले फाइल कर रहा है, ये तीनों को जो है ना इस वक्त इसमें डाला गया। आपने देखा होगा कि एक तो टैक्स फाइलर है, दूसरा नॉन फाइलर, तीसरा डिलेड फाइलर है। डिलेड फाइलर के लिए भी पेनल्टी है। तो ये मेरे ख्याल में किया गया है जो कि करना चाहिए था। होना चाहता खुर्रम, उनके ऊपर तो कोई ना, उनके लिए कोई बताया गया है कि जी कैसे शिकंजा उनके ऊपर तंग होगा, कैसे उन्हें टैक्स नेट में लाया जाएगा, या बताया गया है? जरा हमें हमारी रहनुमाई कर दें। ये किन की आप बात करेंगे? सॉरी, आपकी आवाज कट गई। जो रिटेलर्स हैं, जो लोग टैक्स नेट में नहीं आना चाहते, जिनके लिए ताजिर दोस्त ऐप भी लाई गई थी मगर उसमें उन्होंने शमूलियत इख्तियार नहीं की। जी जी बिल्कुल। देखें, इसके अंदर 1% से उठ के 2.25% किया है एडवांस टैक्स को, और वो बेसिकली नॉन रजिस्टर्ड के लिए ही है, नॉन फाइलर के लिए ही है, कि जो कि बेसिकली जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर है अब वो चार्ज करेगा होलसेलर को, ट्रेडर को, तो वो आगे रिटेलर को चार्ज करेगा। लेकिन टैक्स तो थोड़ा आएगा यहाँ से, लेकिन आपकी बात सही है कि इनकम पे टैक्स जो होना चाहिए उस पे अभी भी जो है वो डिटेल्स नहीं आई है कि इसको इनकम पे कैसे टैक्स किया गया है, रिटेल को या होलसेल एंड ट्रेड को। ये अभी तक उस तरह से नहीं हुआ जो कि होना चाहिए था। एक और चीज़ मैं जानना चाह रहा था कि हम बड़े लेवल के कारोबारों की बात नहीं करते, ये मोबाइल मार्केट में चले जाते हैं। ये जो मोबाइल रिपेयर का एक बिजनेस है, आपको पता है ये बहुत बड़ा कारोबार होता है। ये कि छोटे से छोटे मोबाइल के रिपेयर के लिए आप जाएं 7 से 8 हज़ार आप देते हैं, और उसके अंदर कोई फिक्स प्राइस नहीं होती, वो कैश ट्रांजैक्शन होती हैं, डायरेक्ट उनकी जेब में जाती हैं। और आप देखें, आप भी अगर वैसे जाने का इत्तेफाक हो तो वहाँ लाइन लगी होती है जो लोग वो काम करा रहे होते हैं। दूसरा, आप ये गाड़ियों का जो तिब्बत प्लाजा है यहाँ पर, उससे आगे चले जाएं, मैगजी लाइन का इलाका है, यहाँ पर जो स्पेयर पार्ट्स की जो खरीदो फरोख्त होती है, पुराने आर्टिकल्स की नई कीमतों में जो फ़रोख्त हो रही होती है, उनके ऊपर भी कैश ट्रांजैक्शंस होती हैं। कोई नहीं पता कि वो किस नौयत का टैक्स है, कितनी कीमत वसूल कर रहे हैं, कोई पर्ची नहीं होती, कोई रसीद नहीं होती। कमाई वहाँ पर से भी आप अनइमेजिनेबल अमाउंट में होती है, लेकिन टैक्सेशन का कोई पता है ही नहीं वहाँ पर। तो यहाँ पर कुछ किस तरह से, कुछ आइडिया है आपको कि वहाँ से वसूली होती है या नहीं होती? नहीं, इस तरह तो इस वक्त बहुत सारी मार्केट है ना, 40% ऑफ द इकोनॉमी आपकी ग्रे है इस वक्त, अनडॉक्यूमेंटेड है, कैश से चलती है। इस तरह तो बहुत बड़ी मार्केट है। मतलब आपका अगर $350 बिलियन की या $400 बिलियन की जीडीपी है, तो आप बात कर रहे हैं $200 बिलियन की, जो कि टैप ही नहीं की अभी। तो वो तो ग्रे मार्केट है। वो तो ना सिर्फ ये, आप जोड़िया बाजार जाएं, आप अनारकली बाजार जाएं, आप कपड़ा मार्केट जाएं, आप गोल्डन मार्केट जाएं, आप मतलब कितनी ऐसी जो है वो मार्केट्स हैं जो कि कैश मार्केट्स हैं। ये जो रिटेल है ना, रिटेल के ऊपर इनकम पे टैक्स की हम बात करते हैं, वो बेसिकली मेरा नहीं ख्याल अभी तक उस पर एक्शन हुआ है। इस पे होना चाहिए डेफिनेटली कि रिटेल, होलसेल एंड ट्रेड, ये जो एरिया है 20% ऑफ द इकोनॉमी, इसके ऊपर इनकम पे टैक्स जो है लगे, जो कि शायद बिलों के थ्रू हो, किसी भी चीज के थ्रू करें, जो कि इतना मुश्किल नहीं है। बट देखिए, मैं फिर वो कहता हूँ कि जो कल भी टैक्सेस लगे ना, इसकी भी इन्फोर्समेंट जो है ये की है। भाई आप अगर टैक्स बढ़ा भी देंगे ना, और लोग तो कैश पे ट्रांसफर हो जाएंगे, लेकिन उनको किस तरह से इन्फोर्स करेंगे कि भाई आपके ऊपर 45% टैक्स लग गया, तो वो इन्फोर्समेंट कैसे होगी? एक तो होता है ना कि आप फोर्स हो रहे हैं टैक्स में नेट में आने के लिए, एक तो ठीक है, लेकिन दूसरी चीज, अगर आप टैक्स लगा रहे हैं, अगर आप बढ़ा रहे हैं नेट से, तो वो आप लेंगे कैसे? ये इन्फोर्समेंट का और एक और फैक्टर भी है,
खुर्रम साहब चलें ये टैक्स ले भी लेते हैं किस तरीके से कि ये जो बाकी हर चीज़ पे जीएसटी की मद में या इसके अलावा एफईडी की मद में, या आप ज़्यादा बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपने साबुन ख़रीदा उस पर टैक्स है, बिला वास्ता टैक्स है ना, वो तो हर किसी ने देना है। किसी की सैलरी 30,000 है, कोई 50,000 कमा रहा है या कोई 5 लाख कमा रहा है, सब ने एक बराबर टैक्स देना है। अब जो ऑलरेडी अपने इनकम टैक्स पे कर रहा है, लेट्स से कि 45% पे कर रहा है, उससे कम पे कर रहा है, उसके बाद जाके उसको बिला वास्ता टैक्स दोबारा देना पड़ता है, तो फिर उसकी परचेजिंग पावर क्या रह गई उस बेचारे की, और उसका कसूर क्या हुआ? नहीं, वो तो देखें पूरी इकोनॉमी वाइड आपको सेल्स टैक्स तो देना है ना। सेल्स टैक्स तो कंजम्पशन टैक्स है। ये गलत बात होती है कि अगर सेल्स टैक्स को 18 से 19% कर दिया जाता है, लेकिन बहुत सारी कैटेगरीज में जिनके ऊपर लोअर टैक्स था, 15% था, लेट्स से टेक्सटाइल पे या लेदर पे, तो उनको 18 कर दिया गया है और हाई एंड को किया गया है। लेदर की प्रोडक्ट्स आप मार्केट में देखते हैं, हाई एंड टेक्सटाइल की प्रोडक्ट्स आप मार्केट में देखते हैं, उनको बढ़ा दिया गया है। लेकिन आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि भाई आप कंजम्पशन टैक्स भी दे रहे हैं, आप सैलरी पे भी टैक्स दे रहे हैं, और आप जो है फिर उसके अलावा अगर नॉन फाइनल है तो 45% भी दे रहे हैं। तो देखिए पॉइंट ये है कि यहाँ पे ये देखना है कि क्या एडिशनल टैक्स उस पर लगा है जिस पर ऑलरेडी टैक्स था। सैलरी क्लास के मिडिल क्लास में डेफिनेटली टैक्स ऐड हुआ है थोड़ा, लेकिन ओवरऑल ना इनकम टैक्स बढ़ाया गया है अभी तक की डिटेल्स के हिसाब से, ना जो है कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ा है, ना जो है सुपर टैक्स को बढ़ाया गया है। तो एटलीस्ट ये है कि जो एग्जिस्टिंग बड़े टैक्स पेयर्स हैं उनके ऊपर बढ़ाया नहीं गया, लेकिन सबको इक्वलाइज किया गया। मिसाल के तौर पर एक्सपोर्ट्स पे 1% टैक्स था, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है बाय द वे। एक्सपोर्ट्स पे 1% टर्नओवर पे टैक्स था, यानी कि आप जितना भी एक्सपोर्ट कर लें उस पे 1% टैक्स दें और आप जो है बिल्कुल मतलब आपने टैक्स दे दिया अपना। लेकिन अब उनके लिए भी ये है कि आप 1% टैक्स ही देंगे, जो प्रॉफिट कमाएंगे एक्सपोर्ट्स पे उस पे नॉर्मल रिजीम में आ गए आप, यानी कि 30% और 40% टैक्स है आपका। अच्छा। ये मुझे लगता है कि ये बहुत टफ कॉल है। ये कैसे सस्टेन होगी, इस पे एक्सपोर्ट्स कैसे हम बढ़ा सकेंगे या कैसे कर, क्योंकि देखिए एक्सपोर्टर्स की लॉबी भी बड़ी स्ट्रांग है, टेक्सटाइल वालों की लॉबी बहुत स्ट्रांग है, सबकी लॉबी बहुत स्ट्रांग है, आपको पता है। ये इसको सस्टेन करना किस तरह से लेके चलेंगे, मैं तो एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएंगे। भाई देख के आंसू बहाने का दिल करता है उनको। वो भी तो वसूल लेंगे आगे अपने कंज्यूमर से, लेकिन असल जो लॉबी नहीं है वो तो तनख्वाहदार तबके की नहीं है। वो जाके कहाँ से वसूले, उसने तो पैसे देने ही देने हैं, उसने तो इनडायरेक्ट टैक्स भी देना है, डायरेक्ट टैक्स भी देना है। या कि कोई कारोबार शुरू कर दें फिर नहीं, आप लोग सैलरी क्लास को पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन की जरूरत है, बस तब जाके जो उनके टैक्सेस कम होंगे या नहीं होंगे। समझ आ रही है आपको? बस अशफाक सत्ती आवे ही आवे। बस तो ये पार्लियामेंट में ही पेश किया गया है, पार्लियामेंट के नुमाइंदों ने ही पेश किया। अच्छा ये जरा बता दें कि जो पेट्रोलियम मसनूआत पर जो लेवी बढ़ाकर 60 से 80 कर दी गई है, फिर 20 रुपए इजाफी देने होंगे फी लीटर, तो ये कितना बोझ अवाम पर डालेगा? देखिए ये डेफिनेटली एक बोझ है, और लेकिन इसमें मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ने ये देखा है कि पिछले एक महीने से या एटलीस्ट 3 फोर्टनाइट से कीमतें कम हो रही हैं, पेट्रोल प्राइसेस नीचे आ रही हैं, और आने वाले दिनों में भी पेट्रोल प्राइसेस नीचे आने की तवक्को है, जिसकी वजह से ये एब्जॉर्ब हो सकता है। लेकिन बात वही है कि एडिशनल टैक्स है, लेकिन अच्छी बात क्या है कि सेल्स टैक्स जो है ना वो नहीं लगाया। सेल्स टैक्स अगर 18% डीजल पे भी लग जाए और पेट्रोल पे भी लग जाए, बाकी पे भी लगे, तो उसकी वजह से 25-30 रुपए बढ़ जाएंगे। अच्छा। लेकिन ये जो 20 रुपए बढ़ाए गए हैं, ऑफकोर्स ये आपको पता है IMF कुछ भी करता है, लेकिन ये डेफिनेटली ठीक नहीं है, लेकिन अच्छा एक और चीज़, अब ये तो पेश हुआ है, इसके अंदर आपको क्या लगता है कटौती की तो तहरीक वगैरह आती हैं, तो उसके बाद किन किन चीज़ों पर कट लग सकता है? और दूसरा ये बजट तो आ जाता है, लेकिन मिनी बजट तो आते ही रहते हैं तवातुर से, तो आगे क्या आप एंटिसिपेट कर रहे हैं? देखिए अगर ये बजट एज इट इज पास हो जाता है तो फिर तो शायद मिनी बजट की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी इसमें अच्छे खासे टैक्सेस हैं, अच्छे खासे जो है वो फाइलर नॉन फाइलर के जो है इशूज को एड्रेस किया गया। और अच्छी तरीके मैं और ऐड कर लेता हूँ, BISP में अमाउंट काफी मैसिव रखी गई है, जो पुअर जो है उनके लिए अच्छी खबर है। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं कि क्या रह जाएगा और क्या अप्रूव होगा, मुझे लगता है ये जो एक्सपोर्ट्स वाला है ना, ये शायद इतना आसान नहीं होगा अप्रूव करना, नंबर 1। और सेकेंडली ये जो सैलरी क्लास का है, इस भी होपफुली बात हो। और थर्ड जो है जो रिटेलर वाली जो टैक्सेस हैं, अब सेल्स टैक्स बढ़ाए गए हैं बहुत सारी चीजों पे, गाड़ियों पे, मोबाइल फोन्स पे, और गाड़ियों पे तो खैर कैपेसिटी इंजन की जगह प्राइस पे लगाया गया है। उस पे ये सब चीजें मुझे लगता है कि मुझे ये बताएं कि ये जो हाइब्रिड गाड़ियों पर ये जो कस्टम ड्यूटी की छूट वगैरह का मामला है और रियायत खत्म कर दी गई है, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस पे? प्राइस बढ़ जाएगी ना, प्राइस बढ़ जाएगी आपकी ड्यूटीज में। कितनी कस्टम ड्यूटी वैसे कुछ आइडिया है? क्या कह रहे हैं?
कस्टम ड्यूटी थी या नहीं थी इससे पहले? डिफरेंट है, कैपेसिटी के हिसाब से डिफरेंट है ड्यूटीज, और इस पे बहुत कम ड्यूटीज है, 15%, 10%, 20%, 30%, और दूसरों पे तो आपको पता है इम्पोर्ट गाड़ी हायर एंड लग्जरी कार्स पे तो 100% ड्यूटीज है। तो इसलिए ये जो ड्यूटीज हैं इनको कम कर दी गई। उसी के हाइब्रिड गाड़ियां हैं, ईवीज की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, हाइब्रिड की बात हो रही है। तो हाइब्रिड के ऊपर तो डेफिनेटली जो है वो कहने के इतना ज्यादा इशू नहीं है, और लोकल गाड़ियां भी अब जो है मैन्युफैक्चर हो रही हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग की तरफ असेंबली की तरफ जाया जाए, रादर देन ये कि आप फिनिश प्रोडक्ट पे जो है इम्पोर्ट करें और उस पर आप ड्यूटीज कम करें। अच्छा, एक आवाम की जो परचेसिंग पावर है मजीद खत्म कर दी गई। एक आखिरी चीज जो मैं आपसे जानना चाह रहा था कि ये हम अमूमन कहते हैं कि ये जो तरक्याती बजट, तरक्याती फंड्स मुख्तस किए जाते हैं और ये किसी साल ख़त्म होने से पहले इस्तेमाल नहीं हो पाए, वो क्या लैप्स हो जाते हैं? उनका स्टेटस क्या होता है? उससे नुकसान होता है जब वो खर्च नहीं होते, और वो खर्च क्यों नहीं होते अगर वो रखे जाते हैं तो? देखिए, एक तो ये होता है कि फिस्कल डेफिसिट को जो है ना मेंटेन करने के लिए आप कुछ चीजें जो है वो यानी कि बताते हैं कि जी मिसाल के तौर पे अगर हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है या बजट डेफिसिट है, 100 रुपए हमारा रेवेन्यू है, 150-150 रुपए हमने खर्च कर दिए हैं, तो 50 रुपए को कहाँ से आप पूरा करेंगे? तो वो जो 150 रुपए आपने खर्च किए थे उसके अंदर आपने जो है एक्चुअली 170 खर्च करने थे, लेकिन 20 रुपए आपने यहाँ से काट दिए जहाँ से आपने डेवलपमेंट का पोर्शन रखा था। अच्छा। तो यहाँ से मैनेज हो जाता है फिस्कल डेफिसिट। दूसरा ये कि खर्चा इसलिए नहीं हो रहा, शायद कोई जो है जो प्रोजेक्ट्स थे हमारे पास वो थ्रूपुट इतना ज्यादा है। पिछले वाले प्रोजेक्ट 10,000 बिलियन रुपए के प्रोजेक्ट पाइपलाइन में जो पूरे नहीं हो रहे, और मजीद आप ऐड करते रहेंगे। इसलिए वो आपके फाइनेंस मिनिस्टर साहब की बात सुनी हुई, वो कहते हैं कि जी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ जाएं, रादर देन ये पीएसडीपी में पैसा आप जो है कॉन्स्टिट्यूएंसीज को दे दें, वो डेवलप करते हैं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच खुर्रम, बड़ा हमने आपका वक्त लिया और आपने तफसीली तौर पर हमें चीजें समझाने की कोशिश की। क्या कह सकते हैं, बस जिस तरह आप आपको बजट की खबरें दे रहे हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं अब एक आम आदमी की जो परचेजिंग पावर है वो मजीद बिल्कुल कहते हैं ना ख़त्म होने के करीब आ गई है, और इतने टैक्सेस देने लोगों को दोबारा से अपना बजट जो है वो देखना पड़ेगा कि क्या क्या कैलकुलेशन है, कहाँ हम कटौती करें, अपनी किन चीज़ों में हम जो है वो ख़रीदारी कम कर दें। सो अब देखें क्या होता है। अच्छा, अब जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है कराची, हमेशा जब बजट आता है तो उसके लिए कुछ प्लान बनाए जाते हैं, तो अब कराची शहर के लिए एक पैकेज का ऐलान हुआ है और वज़ीर ख़जाना कहते हैं कि मुल्क की तरक्की में कराची का बड़ा इम्पॉर्टेंट किरदार है। तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से कराची को जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे। 8 अरब रुपए से IT पार्क बनाया जाएगा। पानी की सप्लाई के K4 मंसूबे के लिए एक बार फिर से बजट में खती रकम मुख्तस कर दी गई है, और साथ ही जो आप सवाल पूछ रहे थे ना तरक्याती बजट, तो ये उसमें शामिल हो जाएगा। हैदराबाद, मीरपुर खास, सक्खर, बेनज़ीराबाद के लिए भी मंसूबे बनाए जाएंगे। क्या बात है, ये जो K4 प्रोजेक्ट मुझे लगता है उसकी लाइनें भी गल के खत्म हो गई हैं, पता नहीं कितनी, और इनिशियली जो है वो 25 अरब की लागत से ये शुरू होना था, और फिर ये लागत पहुंच गई, मैं अभी चेक कर रहा था 150 अरब तक। अब आप ये सोचिए, लेकिन इसका ऐलान कितनी बार हुआ है कि इस बार ये किया जाएगा, और IT पार्क देखते हैं कहाँ पे तक IT पार्क लेके जाता है। आप अंदाजा करें कि अब तक ये आगे बढ़ना 2023 में भी डिले हुआ और अब 2024 में भी, और आप सोचे कि ये कंसीव किया गया था सन 2002 में। पानी के जो मसाइल हैं शहर में, क्योंकि आबादी बढ़ती चली जा रही है तादाद में, और अब क्या 2002 नहीं भाई, 2002 से 12 साल, 22 साल हो गए एजे। ओहो, मुझे लगता है 2002 अभी की बात है। हाँ जी, ऐसा ही है। बहुत कुछ हो रहा है, ब्रेक लेना पड़ेगा। हम जरा ब्रेक लेते हैं, चाय पीते हैं, पानी पीते हैं, फिर आते हैं। आप भी कुछ ऐसे ही करें। वेलकम बैक वंस अगेन। और जब कल बजट पेश किए जा रहा था, बल्कि उससे पहले ही हमने देखा कि पीपल्स पार्टी की तरफ से ये खबरें आना शुरू हो गई कि उनके अरकान जो हैं वो इस सेशन का हिस्सा नहीं बनेंगे। फिर जब बजट पेश किया गया तो जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान हैं उनकी जानिब से काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा, एहतजाज किया गया इस पूरी सूरत हाल पर, और स्पीकर अयाज सादिक के डाइस का घेराव भी किया। ये मनाजिर जी उस वक्त के हैं। कॉपियाँ फाड़ दी जो बजट की थी। असद कैसर ने पीपल्स पार्टी से ये मुतालबा कर दिया कि जी आपने वोट नहीं देना है इस बजट पर, और ईद के बाद अपोजिशन जमातों का मुश्तरका लाहे अमल बनाएंगे। ये सारी बातें कल हो रही थी, और बजट से मुतालिक एतमाद में ना लेने पर, इससे पहले जो मैं आपको बात बता रही थी, पीपल्स पार्टी भी मुस्लिम लीग नून से नाराज़ नजर आई, और पीपल्स पार्टी ने इस बात का मुजाहरा भी किया और बजट इजलास में शुरू में तो शिरकत करने से इनकार कर दिया। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये था कि नून लीग और PP का मुआहदा हुआ था, बजट से मुतालिक मुशावरत होगी, लेकिन मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई
और शर्मिला फारूकी कहती रहीं कि मुआहदे पर अमल ना हुआ तो साथ चलना मुश्किल हो जाएगा। ओके जी, ये तो और है। पीपी के नंबर्स नहीं होंगे तो बजट पास नहीं होगा। फिर बाद में ये हुआ कि इसाक डार साहब जो कि नायब वजीर आज़म भी हैं, उन्होंने मनाने पहुंचे और इसाक डार से मुलाकात के बाद बिलावल भुट्टो ने बजट इजलास के बायकॉट का जो फैसला है वो वापस ले लिया। चलें जी, तो बात इस पर कर लेते हैं। जावेद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, उनसे ज़रा बात कर लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू जावेद साहब। क्या आप सुन सकते हैं हमें? जी जी। अच्छा, मैं ही अर्ज़ कर रहा था भाई, हम तो आज सुबह से ना खासे वो परेशानी का शिकार पाए जाते हैं कि जी सारा टैक्स ही जो है वो सैलरी क्लास पे लगा दिया है और हमारी कोई नुमाइंदगी नहीं है, कोई हमें पूछता नहीं है। तो कम से कम आप तो हमारी नुमाइंदगी कर सकते थे जावेद साहब, इस तनख्वाहदार तबके की। कहीं आपने आवाज़ उठाई हमारे हक में? भाई आपके हक में कौन आवाज ना उठाएगा और ना उठा के क्या भुगतेगा, ये सबको अंदाजा है, तो क्यों नहीं उठाई जाएगी। हम तो कुछ हवा देखें, आप ताजरों पे लगाएं तो वो एहतजाज की कॉल दे देते हैं, वो 40 का ग्रुप लेके आ जाते हैं, एक्सपोर्टर्स इकट्ठे हो जाते हैं। हम क्या करें, हम किसकी तरफ देखें? नहीं, आपकी आवाज तो सबसे तकड़ी आवाज होती है। आप देखें ना, मैं तो खैर मीडिया में बैठी हूँ ना, लेकिन ओवरऑल जो तनख्वाहदार तबका है उसकी बात कर रहे हैं। नहीं, मैं वही बात कर रहा हूँ कि वो प्राइवेट तनख्वाहदार तबका हो या सरकारी तनख्वाहदार तबका हो, मुतासर तो सभी होंगे, ऐसा ही है। मगर बात यह है कि बदकिस्मती से ये कहने लगा हूँ कि नवाज शरीफ जब भी आए 2/3 अक्सरियत से आए, पाकिस्तान की मईशत को संभाला, महंगाई को कंट्रोल किया, दीगर इश्यूज को ड्रेस किया, मगर उनकी हुकूमत जब पटरी पे चढ़ा चुकी होती थी या चढ़ाने के करीब होती थी रियासत को, तो उनकी हुकूमत ख़त्म कर दी जाती थी 2/3 अक्सरियत वाली। अच्छा। और आज जो अशफाक आप बात कर रहे हैं, ये तो बदकिस्मती है कि 18 माह की हुकूमत नवाज शरीफ की जमात ने ली और वो भी जो अरेंजमेंट हुआ था उसमें हमने अपनी मकबूलियत गंवा ली, इसको संभालते संभालते। आज जो बजट पेश किया गया है इसमें तो हम लार्जेस्ट पार्टी भी नहीं है, दूसरे नंबर की जो नंबर के हिसाब से हम जमात हैं पार्लियामान के अंदर, और जिस अरेंजमेंट के तहत हमें हुकूमत आप लोगों ने खुद ही खुद पेश किया ना ये बजट, तो पीपल्स पार्टी तो कह रही है हमसे तो बात भी नहीं की, वो तो नाराज नंबर की जमात पहले नंबर की जमात को मना रही थी सर। हाँ। नहीं, वो बात ये पहले दूसरे नंबर वाली नहीं थी, तीसरे नंबर वाली जमात जो है उनको नंबर गेम में पहले नंबर पे रखा गया। और आज जो अरेंजमेंट हुआ है या करके दिया गया और उसकी स्टीयरिंग पे शहबाज शरीफ साहब को बैठाने की रिक्वेस्ट की गई। अब देखें, हमने फिर जैसे कैसे हालात में 2-3 माह में कुछ थोड़ा बेहतरी की जानब इशारे मिलने शुरू हुए, तो आप मुख्तलिफ आवाज़ें सुनना शुरू कर दी हैं बिफोर बजट पास होने के ही। तो जब ये मरहला आएगा पास करवाने का, उस वक्त क्या होगा ये अंदाज़ा आज सबको होना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि वो कुव्वतें जो नज़र नहीं आती, पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें ज़्यादा इन्वॉल्व हैं दुनिया भर की कि पाकिस्तान स्टेबल ना हो, मगर पाकिस्तान के अंदर से भी बहुत से किरदार जो हैं वो अपना कंधा पेश करते हैं उनके उस मंसूबे को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए जो आज हम देखने जा रहे हैं। अच्छा, लेकिन जावेद साहब, हम लोग बेसिकली एक बात ये करना चाह रहे हैं कि चलें टैक्स देना हर किसी पे लाजिम है, अब रियासत के अवाम पे हुकूक होते हैं तो उनमें से एक हक ये भी है कि अपनी कमाई के मुताबिक टैक्स दें। लेकिन यहाँ पर इशू क्या होता है कि जब आप टैक्स देते हैं और आप देखते हैं कि फ़लाँ बंदा नहीं दे रहा, फिर उसके बाद बिल वास्ता बिला वास्ता दूसरे टैक्सेस भी होते हैं, फ्यूल पे टैक्स हो गया, साबुन से लेके माचिस की डिब्बी तक जो ख़रीदें टैक्स हो गया। ज़राई शोबा, पहले हम कहते थे कि हमारी फूड सिक्योरिटी मौजूद है, इस दफ़ा अल्लाह का शुक्र है हमारी क्रॉप्स अच्छी हुई हैं, वरना हम तो हर चीज़ इम्पोर्ट ही कर रहे होते हैं। ज़राई शोबे के ऊपर कोई टैक्स लगाने पर गौर क्यों नहीं होता?
या उधर या कहीं पर भी बराबरी की बुनियाद पर टैक्स सब जगह वसूल क्यों नहीं किया जाता? जिसकी गर्दन पतली है वो क्यों पकड़ा जाता जो है? कि आवाम है। जी, वैसे इशफाक साहब, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि ज़राअत पर टैक्स क्यों नहीं लगता। मैं भाई परसेंटेज मुझे की ये बात कर रहा हूँ ना, जो परसेंटेज नहीं बाकी सैलरीड क्लास पे लगती है वो तो नहीं होती ना कहीं पर। आप नहीं आदाद मैं शुमार देख लें। अच्छा चले, मैं तो इतना माहिर नहीं हूँ, मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, मगर आपको ये ज़रूर कहूँगा कि जितने भी किसान या ज़राअत के शोबा से तल्लक रखने वाले लोग होते हैं, क्या वह पेट्रोल पे, क्या बिजली गैस पे, या दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें जो शहर से आकर वो खरीदते हैं, उन पे टैक्स नहीं होता? सब पे टैक्स होता है। मैं और डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहा हूँ भैया साहब। असल में देखें, आप इस दफा डायरेक्ट सैलरीड पे सर क्या जो हुआ है प्रॉफिट जावेद है साहब, जो हम कोई क्रिटिसाइज नहीं सबसे कर रहे, ज्यादा वो लेकिन हम सेक्टर जो आपसे चाह रहे हैं कमाता कि है। एक अंडरस्टैंडिंग बेसिक होनी चाहिए। 45% अगर सैलरीड क्लास टैक्स देगी या नहीं, उससे नीचे अगर जाके तो देगी, और उसके बाद अगर अगर हम तो देखेंगे या कोई भी देखेगा, मैं एक इंसाफ की बात कर रहा हूँ कि फलां शोबे पे रिटेलर्स पे बाकी जो हैं जो कारोबार कर रहे हैं, जो कि हमारी ग्रे इकॉनमी जिसे कहा जाता है, जो अनटैप्ड इकॉनमी है, वो बाकी शोबा जाते हैं, अगर वहाँ टैक्स नहीं होगा तो फिर उससे दिल तो ख़राब होता है ना आपका। नहीं, उसकी एक वजह ये भी है सदफ कि बदकिस्मती ये भी पाकिस्तान की रही है कि जो सिस्टम है हमारा, जो टैक्स रिकवर करने का, वो भी कोई इतना अच्छा और सादा नहीं है। उसका बहुत से लोग टैक्स देना भी चाह रहे होते हैं, मगर जो टैक्स का डिपार्टमेंट है, एफडीआर वाले हैं, वो इतना उलझा देते हैं मामलात को कि वो बंदा जो देना चाहता है टैक्स, वो भी खौफ में मुब्तला होता है कि आइंदा साल जो ये कह रहे हैं मेरी अगर इतनी आमदनी नहीं होगी तो मैं कैसे ये टैक्स दे सकूंगा, इतना उसको खौफ ज़्यादा कर देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि एफडीआर वालों को भी अपना सिस्टम इतना सादा करना चाहिए कि वो अगर इनसे मुलाजमों से जान छुड़ाते हैं तो उसका वकील उसको डरा देता है, वकील से निकलते तो कोई सुनने वाला उसको कोई और एडवाइस कर रहा होता है। तो इतना पढ़ा लिखा ना ताजुब होता है, ना दीगर लोग होते हैं कि वो समझ सकें कि मैं अगले साल या आइंदा इतना मुश्किल में नहीं आऊंगा, मुझे टैक्स देना चाहिए। तो मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं कि बहुत से शोबे ऐसे हैं जहां आपको टैक्स वसूल आप कर सकते हैं, वो करते नहीं है, और जो टैक्स बेचारा दे रहा है उसकी गर्दन को मजीद आप टाइट कर लेते हैं। जावेद तो नबी इस साहब, तरह दुनिया भर में जब इतने भारी टैक्सेस वसूले जाते हैं तो फिर उन लोगों को जो टैक्स पे करते हैं उनको सहूलियात मिलती हैं, तालीम के शोबे में, सेहत के शोबे में, उनको सारी सहूलियात। हमें यहाँ पे क्या, आवाम को क्या मिल रहा है टैक्स पे करके, खासतौर पे जो सैलरीड क्लास है? देखिए सदफ, जो आप बात कर रही है ना कि दुनिया भर में टैक्स पेयर को सहूलतें मिलती हैं, ये बात दुरुस्त है। और यहाँ अगर आप उसकी बुनियादी ज़रूरतें, वो दूध हो, एजुकेशन के हवाले से हो, हेल्थ के हवाले से हो, या फूड आइटम पे हो, या ट्रांसपोर्ट पे हो, ये रियासतें वहाँ सब्सिडी देती हैं, सस्ता करती हैं उसकी बुनियादी ज़रूरतों को। और यहाँ कहा जाता है कि जनाब सब्सिडी ख़त्म कर दी जाए, और ये बड़ा एहसान हुकूमत कर रही है, कोई भी वक्त की हुकूमत हो, कि इन चीज़ों को सस्ता करके। हालांकि ये बुनियादी ज़रूरत है और उसका हक है रियासत पे, रियासत कोई एहसान नहीं करती। मगर हमारी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको ड्रेस करने की ज़रूरत है, जो कि अगर कोई स्टेबल हुकूमत हो तो वो करे। और अगर यही हो कि आज मैं हूँ तो कल शायद नहीं हूँगा, तो फिर कैसे ये निज़ाम बेहतर हो सकता है? चलें, अब हम आपसे तो यही गुजारिश करेंगे कि गो कि आपकी हुकूमत है जिसने टैक्स पेश किया है, लेकिन आवाम के लिए कुछ आवाज़ उठाएं, खासतौर पर जो सैलरी क्लास है, कोई तो उनकी आवाज़ बने। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया जावेद लतीफ़ साहब फॉर बीइंग विद अस। और बात यह है कि अब मामलात कुछ ऐसे हैं कि लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अब देखिए, नून लीग को पीपल्स पार्टी तो ये कह रही है कि जी मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई, नंबर्स पूरे नहीं हुए, तो देखते हैं कैसे बजट अब पास ये भी है, जाहिर है कि ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये कहीं नूरा कुश्ती तो नहीं है। बाज़ औक़ात आपको पता है कि
होता है, ये इम्प्रेशन दिया जाता है कि जी हम आवाम के लिए बड़ा सोचते हैं और बड़ा कुछ होता है और बस मजबूर किया तो हम आ गए, लेकिन आई होप कि इट्स नॉट जस्ट फॉर द ऑप्टिक्स। अच्छा, पंजाब हुकूमत आइंदा माली साल का बजट आज पेश कर रही है और बजट का मजमूई तखमीना 5,390 अरब रुपए लगाया गया है। ठीक है जी, ये एक चीज़ हो गई। दूसरा, आइंदा बजट के मुकाबले में, रवां माली साल के मुकाबले में 910 अरब रुपए इजाफा किया जाएगा। सदफ अब्दुल जब्बार, अभी कुछ और खबर है आपके एक पास? और खबर है जो आपके साथ शेयर कर देते हैं स्टॉक मार्केट से। ताज़ा तरीन खबर ये आई है कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मजबूत रुझान देखा जा रहा है। 1206 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। 100 इंडेक्स में 74,016 पॉइंट्स पर ट्रेड इस वक्त हो रही है। तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मजबूत रुझान आज देखा जा रहा है। आज क्या दिन है बाय द वे? आज है बुध का दिन और जुमेरात का दिन है। और आज बजट पेश करने के बाद अब जो स्टॉक मार्केट से खबर आ रही है वो ये कि 1206 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। 100 इंडेक्स 74,016 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। चलें जी, एक ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। और ज़रा आपको टैक्सों से भरपूर बजट के हवाले से हम आपको डिटेल्स बता रहे हैं। अब ज़रा कराची की शाहराहों पर आ जाएं। जो कराची में रहते हैं उन्हें तो बखूबी अंदाज़ा है कि यहाँ पर सड़कें किस तरह की हैं, टूट फूट का शिकार रहती हैं। लेकिन अब इन शाहराहों पर और इन सड़कों पर आपको यानी हर गाड़ी को टोल टैक्स देना पड़ेगा। सो कराची सिटी काउंसिल ने शाहराहों और पुलों पर चलने वाली गाड़ियों से टैक्स लेने और के इलेक्ट्रिक के जरिए म्यूनसिपल टैक्स वसूल करने की करारदादें मंजूर कर ली है। तो जो अपोजिशन जमात है उसकी जानिब से काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया, लेकिन अब के इलेक्ट्रिक के बिल्स के जरिए म्यूनसिपल टैक्स वसूल करने की करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली गई है। अब टीवी लाइसेंस की फीस हो या जो भी चीज़ें हो, सारी की सारी वसूली उधर से होगी, तो उसमें बंदा करेगा क्या? लेकिन ये भी जानना है अब टोल टैक्स कैसे वसूल किया जाएगा और किन सड़कों पे किया जाएगा। अफजल खान हमें बता रहे हैं, अफजल परवेज़ बल्कि हमें बता रहे हैं। अफजल, अब बताइएगा भाई कि क्या ये सूरत हाल रहेगी और इसमें कितना टैक्स होगा, किस तरीके से वसूली होगी? वो तो बता दिया कि इलेक्ट्रिक के बिल में टैक्स आएगा, तो यानी कि बिल नहीं देंगे तो फिर टैक्स के भी साथ नादहिंदा हो जाएंगे। जी सदफ, अशफाक देखा जाए तो लोकल गवर्नमेंट की जानिब से जो शहरियों पर टैक्स लागू किया जा रहा है तो ये कोई नई बात नहीं। 2013 के ये तमाम टैक्स लागू थे जो अब बाकायदा तौर पर उस पर अमल दरामद होता दिखाई दे रहा है। एमयू सिटी का जो टैक्स था वो के इलेक्ट्रिक जमा करेगी, जबकि गुज़िश्ता रोज़ सिटी कौंसिल के इजलास में एक हकूमती अहदेदार इरशाद एडवोकेट की जानिब से एक करारदाद जमा कराई गई जिसमें कहा गया कि टूल टैक्स जो है शहरियों से लिया जाए। जो केएमसी की जो माहतेज सड़कें हैं उस पर गाड़ियाँ चलती हैं उस हवाले से, जो कि कसर राय से मंजूर कर लिया गया। उसके बाद अब ये टैक्स जो है कौन लेगा, इस हवाले से जो बताया जाता है ये टैक्स महकमा एक्साइज के ज़रिए जो है शहरियों से लिया जाएगा। इस हवाले से देखा जाए तो केएमसी के तहत जो मुख्तलिफ मसरूफ़ तरीन शाहराहें हैं और पुल हैं, वहाँ अगर जो गाड़ियाँ चलती हैं उसके हवाले से एक मेकनिज़म बनाया गया जिसमें टूल टैक्स हर शहरी को देना पड़ेगा। जिसमें मोटरसाइकिल है, कार है, रक्शे हैं, ट्रक है, बाइक के साथ साथ देखा जाए तो बसें भी हैं। तो क्या टोल प्लाजा बनेंगे? होगा क्या? कैसे वसूलेंगे? प्लाजा और बनेंगे? वो जहाँ जिन जगहों से लेंगे वहाँ सड़कों और पुलों की हालत कैसी है? सदफ, अशफाक देखा जाए तो ये लेने का जो मैकेनिज़्म बनाया गया, ये महकमा एक्साइज में से हर साल जो शहरी गाड़ियों के टैक्स भरते हैं उसकी मद में यह बाकायदा तौर पर साल भर में टैक्स लिया जाएगा। तमाम शहरी जो अपनी गाड़ियों का टैक्स जमा कराते हैं उसके ज़रिए ये वसूल हो जाएगा। और देखा जाए तो जो शहर की सड़कों की सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। टूटी फूटी सड़कों पर भी अब शहरियों को टैक्स तो देना है, टूल टैक्स। अगर जो बजट जमा होगा, जो बाकायदा तौर पर बड़े पैमाने पर वहाँ फंड मिलेगा, उस हवाले से फिर उन सड़कों की तामीरात भी की जाएगी। देखा जाए तो जो 24 घंटे मसरूफ़ तरीन रहने वाली शाहराह हैं, जिसमें शाहराह पाकिस्तान, शाहराह फैसल और यूनिवर्सिटी रोड, यहाँ जो गाड़ियाँ चलेंगी उसका टैक्स सबसे ज़्यादा होगा। इस हवाले से मेयर कराची, डिप्टी मेयर जो मशावरत करेंगे अपनी टीम के हमरा कितना टैक्स लागू होगा, उसके बाद बाकायदा तौर पर ऐलान किया जाएगा। बहुत शुक्रिया अफजल परवेज़, आपने सूरत हाल से आगाह किया। नया टोल टैक्स है, अच्छा ये वसूली का तरीक़ाकार क्या होगा ये अभी देखना होगा। नहीं है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो पाकिस्तानियों, मेरे अजीज़ हमवतनों,
सब ठीक ठाक है, खैरियत से है आपकी तरफ? उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। एजे आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। 9 से 10 का हमारा सफ़र आपके साथ बहुत अच्छा गुजरा। हमने आपको बड़ी खौफनाक खबरें दी, लेकिन क्या करें, हक़ाइक़ मुतवाज़िन तो हो नहीं सकते। अब उनको सब हम एक ही कश्ती के शुगर कोट मुसाफिर तो नहीं हैं। कर सकते कि जी ये है तो वो हुआ है तो वो है तो नहीं जी अच्छा होगा, जो है वो जैसे है कि बुनियाद पे ज़ाहिर है हम आपके हमने तो सामने पेश आपको कर सकते हैं। बताया है कि जो बजट आया है उसमें क्या है, कितने टैक्सेस हैं, तो वो जी। हमने आपके सामने रख दिया और आसान अल्फाज में हमने आपको बताने की कोशिश की। ज़ाहिर है एक्सपर्ट भी हमारे साथ मौजूद थे जो सारी चीज़ें हमें अच्छा, गाइड इस कर दफ़ा रहे ना हैं। बजट और आप ये देखें कि ये बकरीद? बकरीद एक साथ है, तो इसीलिए वो तस्करा भी किया गया कि ईद कुर्बान, लेकिन साथ ही साथ मनासिक हज की अदायगी का आगाज़ आज से होगा। तो ये बड़ा एक माशाल्लाह से एक ज़बरदस्त एक मरहला है। आज़मीन हज वहाँ पर पहुँचे हुए हैं और हज की तैयारी मुकम्मल है। मिना में दुनिया की सबसे बड़ी खैमा बस्ती आबाद होगी और फिर आप ये देखिए कि शाम से आज़मीन मिना पहुँचना शुरू हो जाएंगे और हफ्ते को हज का रुकन आज़म जिसे कहा जाता है वक़ूफ़ अरफ़ा वो होगा। तो लाखों आज़मीन वहाँ पर मौजूद हैं और मतलब ये है कि वहाँ पर मौसम की जो शिद्दत है उससे नंबरदाज वहाँ होने के लिए अच्छा, काफ़ी बड़े अरेंजमेंट्स भी किए गए हैं। इंतजामात मैं देख रही थी वीडियोस में, जो इंतजामात वहाँ पे किए गए हैं गर्मी से बचाव के, सो बड़े ज़बरदस्त किस्म के स्प्रिंकल तमाम सिस्टम हाँ, है और वाइट पेंट जो पानी है, का छिड़काव, वाइट वाइट पेंट और शेड्स, ये सारी चीज़ें वहाँ पर सहूलियात दी गई हैं। तो जो मिना में जो खैमा बस्ती लगती है मस्जिदुल हराम से ही तकरीबन 7 किलोमीटर शुमाल मशरिक में वाक़ है। सो ये जो वादी है ये साल में सिर्फ अयाम हज में ही आबाद होती है और इसे दुनिया की वाहिद आर्जी खैमा बस्ती कहा जाता है जो 8 ज़िलहज से 13 ज़िलहज तक आबाद रहती है। तो सऊदी हुक्काम के मुताबिक दुनिया भर से 1.5 करोड़ आज़मीन सऊदी अरब पहुँच गए हैं और इस मौके पर सिक्योरिटी के भी ज़ाहिर इंतज़ाम किए गए हैं। साथ ही तमाम मुक़द्दस मकामात और मसाजिद में हाई रेजोल्यूशन कैमरे भी लगा दिए गए। सो दिस इज फॉर द पर्पस ऑफ द सिक्योरिटी। ये थोड़ा सा बेसिकली 15 लाख बेसिकली तादाद है, वो थोड़ा सा इफेक्चुअल यहाँ पर एक एरर है क्योंकि नॉर्मली 30 लाख हुआ करती थी उस वक्त जब हालात नॉर्मल थे, पे कोविड के बाद नंबर कम हुआ और अब ये है कि ये तादाद 15 लाख है, यानी कि 1.5 मिलियन जो आज़मीन हैं वो वहाँ पर पहुँचे और उनके लिए अरेंजमेंट्स किए गए हैं। और इसी हवाले से फिर ये है कि तैयारियाँ तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। सदफ़ भी जिन बातों का अहाता कर रही थी, गर्मी बेहद ज़्यादा है और इससे निपटने के लिए हमेशा से हम देखते हैं कि वहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम किया जाता है क्योंकि हर साल अपग्रेड होता है, हर साल अपग्रेड होता है, तो दैट इज़ ग्रेट। चलें, तो अब जब हम बात कर रहे हैं कि ईद कुर्बा की, तो ईद कुर्बा में अब बस कुछ ही दिन रह गए हैं। मंडे का दिन बताया जा रहा है कि ईद का दिन होगा, तो अब लोग काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से हम देख रहे हैं मंडियों का रुख भी कर रहे हैं। साथ में ईद की जो दीगर तैयारियां होती हैं वो भी की जा रही हैं और ये जो हम ये देखते हैं मंडी में अक्सर और बेशतर के लोग इंतज़ार भी करते हैं ना आखिरी दिनों का कि रेड गिरने का इंतज़ार करते हैं। फिर जाहिर है उनको एक दिन जाते हैं, चक्कर लगाते हैं, फिर एक दूसरे से मशवरे करते हैं, फिर वो सोचते हैं जी चलो अब सब जगह इस तरह कीमतें हैं तो फिर हम अपनी जो कैपेसिटी के हिसाब से जानवर ख़रीद के ले आए। ये भी होता है कैपेसिटी के हिसाब से, लेकिन मसला सारा ये है कि यहाँ पर कैपेसिटी का तयन ही नहीं हो पा रहा। ख़रीद और फरोख्त जो कारोबारी तबका है ज़ाहिर है वो ले सकते हैं, जो फिर बाकी लोग हैं वो फिर इज्तिमाई भाव करते रहते हैं। इज्तिमाई कुर्बानी की तरफ कई लोग जाते हैं क्योंकि ये अल्लाह ताला ने सहूलत रखी है, लेकिन जो कीमतें हैं आप ये देखिए कि वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं। यानी कि आम तौर पर जो अगर आप रेट के हिसाब से देखें तो कहीं की कहीं कीमतें पहुंच जाती हैं, लेकिन लोग उसके बावजूद भी चाहते हैं कि सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी करें, सही तरीके से करें, अच्छा जानवर लेके आएँ। लेकिन उसमें फिर एक फैक्टर नमूद नुमाइश का भी आ जाता है। तो बराए करम देखिए छोटी सी एक सोच की बात है, अगर आपने नमूद नुमाइश के चक्कर में किया ना, अशफाक जिनके पास है हाँ, जो नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं लेकिन वो चाहते हैं कि वो इस कुर्बानी का हिस्सा बने, उनके लिए बड़ी इस वक्त मुश्किल सूरत हाल है। काफ़ी ज़्यादा हम देख रहे हैं जानवर तो बहुत हैं लेकिन रश उस तरह का नहीं है। तो अब हम अपने नुमाइंदगान की तरफ बढ़ते हैं, तो हमें वो ज़रा मवेशी मंडी से सूरत हाल बताएंगे। तो सबसे पहले शहर कायद और फिर दीगर शहरों का रुख करते हैं। हमारे नुमाइंदे फैजुल्ला हमारे साथ वहाँ से होंगे। मुल्तान का अगर हम रुख करें तो राना फारूक हमें वहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं। साथ ही हम आगे बढ़ते हैं तो क्वेटा से हमें अब्दुल्ला मक्सी ज्वाइन कर रहे हैं। तो आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो क्या करें, पहले क्वेटा से आगाज़ कर लेते हैं। अब्दुल्ला मक्सी आपकी तरफ आते हैं। अब तो बहुत ही ज़ाहिर करीब है ईद और उसके बाद वीकेंड आ जाएगा, जुमे के बाद फिर हफ्ता इतवार। क्या आप देख रहे हैं कुछ तेज़ी आई है? लोगों की जो कुव्वत ख़रीद है वो तो ज़ाहिर है बहुत कम हो गई, लेकिन अब रुख कर रहे हैं मंडियों का लोग ज़्यादा।
जी बिल्कुल, कोयटा के मुख्तलिफ मकामात पे जिस तरह मंडियों की हम हालत देख रहे हैं, इस टाइम भी मैं एयरपोर्ट रोड के इस मंडी में मौजूद हूँ, जहाँ पे बड़ी तादाद में यहाँ पे जानवर मौजूद हैं, छोटे बड़े जानवर जिसमें दुम्बे हैं, बकरियाँ और बैल मौजूद हैं। लेकिन देखा जा रहा है कि जिस तरह गाहक होने चाहिए, जिस तरह लेने वाले होने चाहिए, उस तरह नहीं है यहाँ पे। आप जो यहाँ पे मौजूद जो नज़र आ रहे हैं, जो जानवरों के जो मालिक हैं या यहाँ पे सौदा करने वाले लोग हैं, वो ज़्यादा हैं, लेकिन जो ख़रीदने वाले बहुत कम हैं। यकीनन जिस तरह के गुज़िश्ता दिनों में हमने देखा कि जिस तरह महंगाई ने लोगों को डिस्टर्ब कर रखा है, अब कुर्बानी भी काफ़ी मुश्किल हो गई है लोगों के लिए। ताहम गुज़िश्ता की निस्बत अब कीमतों में तो कमी आई है, लेकिन ये है कि महंगाई के बायस लोगों की क़ुव्वत ख़रीद नहीं है कि वो ख़रीद सकें। तो मुख्तलिफ़ मकामात पे यही सूरत हाल है कि ताहम आ रहे हैं शहरी, लेकिन उस हिसाब से नहीं जिस हिसाब से आना चाहिए, क्योंकि चंद रोज़ रह गए हैं ईद कुर्बान को, ईद उल अज़हा को। तो इस हवाले से यहाँ पे ख़रीदार तो आए हुए हैं, बाज़ लोगों पे जगहों पे लोग ख़रीदारी के लिए भी ख़रीद रहे हैं, अपना पसंद का जो जानवर है वो भी देख रहे हैं। जिस तरह रश होना चाहिए था उस तरह नहीं है। इस टाइम भी बड़ी तादाद में मैं कह सकता हूँ कि शहरियों की मौजूद है, जहाँ पे ख़रीदारी कर रहे हैं। कोई बैल देख रहा है तो कोई बकरा पसंद कर रहा है, कोई दुम्बा पसंद कर रहा है। और यहाँ पे खुसूसन कोयटा में जो मिलने वाले ख़ासकर जो बकरे हैं, खुसूसन जो पहाड़ी बकरे हैं या दुम्बे हैं, वो बड़े नायाब दुम्बे होते हैं। और बकरे भी जो पहाड़ी हैं उनका भी कहा जाता है गोश्त बड़ा लजीज होता है। तो वो खुसूसन क्योंकि दूसरे बकरों के निस्बत से, जो बरबरी बकरों की निस्बत से, वो थोड़ा सा सस्ता भी पड़ते हैं शहरियों को, जिसकी वजह से उनकी ख़रीदारी ज़्यादा देखने में आ रही है। तो इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि शहर के मुख्तलिफ़ मकामात पे ईद उल अज़हा के करीब है, तो शहरियों की एक बड़ी तादाद मौजूद है और ख़रीदारी कर रही है। दूसरी जानिब महंगाई का भी शिकवा करते राना नज़र फारूक, आ रहे हैं। आप ज़रा ये बताइए कि आपके यहाँ क्या माहौल है, कोई कीमतें वगैरह कम हुई हैं, लोगों का इंटरेस्ट क्या है? ज़ाहिर अंदाज़ा हो जाता है पिछले साल से अगर हम कंपैरिजन करें तो इस बार क्या कहते हैं लोग कीमतों से मुताल्लिक? अच्छा इशफाक भाई, इस वक्त जिस मंडी में मौजूद हैं, ये जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी मवेशी मंडी है। यहाँ पर सूरत हाल ये है कि एक से बढ़कर एक नायाब नस्ल का खूबसूरत और कीमती जानवर तो मौजूद है, लेकिन गाहक ना होने के बराबर हैं, ख़रीदार है ही नहीं। और जो व्यापारी हजरात हैं वो हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, और जो इक्का दुक्का ग्राहक हैं वो बहस व तकरार कर रहे हैं, भाव ताव कर रहे हैं। उनकी कोशिश है कि वो सस्ते में यहाँ पर जानवर खरीद लें, लेकिन ऐसा यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। जिस जानवर पर हाथ रखें उसकी कीमत लाखों में बताई जाती है। सूरत हाल ये है कि बकरे पर भी आप 15 से 20 किलो के बकरे पर हाथ रख दें तो 1.25 लाख, 1,30,000, 1,40,000 डिमांड की जाती है। और जो बैल हैं, गाय हैं, भैंसे हैं, उनके ऊपर तो हाथ रखा जाए, उनकी तो कीमत वैसे ही लाखों में है। मतलब कि लोग यहाँ पर आते हैं, अपना जहन में बजट बनाकर आते हैं, घर से निकलते हैं बच्चों के साथ कि 25 से 40 के दरमियान या 70 से 80 के दरमियान को जानवर लेंगे, लेकिन जब यहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनकी क़ुव्वत ख़रीद से बहुत बाहर है चीज़। तो मतलब कि पिछले सालों की निस्बत यहाँ पर इस बार हमने देखा कि ग्राहक बिल्कुल नहीं है। हम 2-3 दिन से मुसलसल रिपोर्टिंग कर रहे हैं, यहाँ पर विज़िट कर रहे हैं, तो ग्राहकों का तो नामो निशान नहीं है। व्यापारी हजरात यहाँ पर मायूस बैठे हैं। अंदाज़ा ये करें कि जो यहाँ पर व्यापारी हजरात हैं उनको अपने अखराजात पूरे करना मुश्किल हो गया है। तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जो लोग यहाँ पर आए, हमने उनसे बात की, हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम यहाँ से कुर्बानी परचेज कर सकें, इस बार सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। तो मतलब कि हर बंदा परेशान है, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद कम हो चुकी है। ये सूरत हाल जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी साहब, मुझे लगता है बाकी अरेंजमेंट हो ना हो, आपने कोई अरेंजमेंट कर लिया है वैसे ईद के मौके पे? जानवर ले लिया? कैसे अंदाजा लगाया? वैसे मैंने अंदाजा लगाया है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग राना साहब। जी मैंने अरेंजमेंट कर लिया है जी। मैंने कोई 6 माह पहले ही जानवर परचेज कर लिया था। लेकिन आमतौर पर हालात ये हैं, दूर अंदेशी। हाँ जी बिल्कुल, आप सदफ कह सकती हैं इसको, दूर अंदेशी। मुझे पहले ही पता था कि यहाँ ईद के मौके पर यही हालात होने हैं, तो मैंने एक छोटा सा जानवर परचेज कर लिया था, जो कि माशाल्लाह इतना है कि मैं कुर्बानी कर सकता हूँ। चैलेंज जबरदस्त। एक दूर अंदेशी भी, सूरत हाल ये है कि लोग बहुत परेशान है, दूर अंदेशी भी है, और दूसरा जगह का होना भी जरूरी है। जगह का होना जरूरी है, बिल्कुल। राना साहब साथ ही रहिएगा, मक्सी साहब आप भी साथ रहिएगा। अब जरा कराची का रुख करते हैं। वैसे मैं आज ही देख रही हूँ, उससे पहले हम अफजल से जब बात कर रहे थे, टोल टैक्स पर बड़ी हवाएं चल रही हैं, तो फैज जरा मौसम का हाल के साथ साथ मंडी का हाल भी बता दें। कीमतों में कुछ कमी आई है, लोग आना शुरू हुए ज़्यादा तादाद में?
सदर देखिए, मौसम तो अच्छा खासा बेहतर है और वाकई हवाएं चल रही हैं और कराची में जून में कुछ इस तरह का मौसम बन गया जो उमूमन जुलाई के महीने में होता है। तो एक जो मई का महीना था वो बहुत ज़्यादा गर्म था, लेकिन जुलाई हकीकतन बहुत बेहतर है अगर उसका आप मवाजना मई से करें। जहाँ तक मंडी का ताल्लुक़ है तो देखिए, महंगाई का शिकवा हम हर साल खड़े होते हैं और वो तो जू का तू बरकरार रहता है, यानी ख़रीदारों और व्यापारियों के दरमियान तकरार भी होती है, बहस भी होती है, लेकिन इसके साथ साथ ख़रीदारी का भी सिलसिला बहरहाल जारी रहता है। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि मंडी में कदरे तेज़ी आ चुकी है, लोग अब आ रहे हैं। जो मवेशी मंडी है मरकज़ी, उसमें तो जानवरों की बहुत बड़ी तादाद है, लोग आते हैं 3-3, 4-4 घंटे उस मंडी में घूमना, जानवर सेलेक्ट करना, उसके बाद उसको ख़रीदना, ये तो एक मामूल है। लेकिन इसके साथ साथ शहर के दीगर जो इलाके हैं वहाँ पर भी मंडियाँ लगी हुई हैं। और इसके साथ जो ये यूनिवर्सिटी रोड पे मौसमियात पे एक मंडी लगी थी, वहाँ मैंने विज़िट किया तो वहाँ की कीमतें कदरे मुनासिब है, यानी महंगाई तो बिल्कुल मौजूद है, वो मांग भी रहे हैं ज़्यादा पैसे, लेकिन अगर मरकज़ी मवेशी मंडी का यहाँ से मवाजना किया जाए तो ये कदरे बेहतर है, इसलिए यहाँ पर जानवरों की फ़रोख्त में भी ज़्यादा तेज़ी आई है। तो जो व्यापारी मौजूद हैं उनका ये कहना होता है कि हम ये जानवर ख़रीदते हैं, इसके ऊपर मेहनत करते हैं, इसको अच्छी तरह से खाते हैं, पिलाते हैं और उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन होती है, तो ये हमारा हक़ बनता है कि हम इसके ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मेहनत की वसूली कर सकें। शहरी कहते हैं कि वो सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में आए हैं, उनके ऊपर ये कुर्बानी की अदायगी लाजिम है, तो कीमतों में जो है कमी होनी चाहिए। और शहरी कहते हैं कि अगर ये जानवर वज़न के हिसाब से फ़रोख्त किए जाएँ और उसके बाद जो ट्रांसपोर्टेशन हो और जो खूबसूरती के पैसे हों वो भी शामिल कर लिए जाएँ, तो ये हर एक की इस्तात में आ जाएगी और कुर्बानी उसके लिए करना मुमकिन होगी। तो ये एक वो फ़र्क है जिसकी वजह से कुर्बानी करने वालों को महंगी लगती है और व्यापारी की कोशिश होती है कि महंगा जानवर फ़रोख्त करे। लेकिन ये सिलसिला समझें बस ईद से एक रात पहले तक होता है, यानी ये वो मरहला होता है जिसमें कीमतें फिर कम भी होने लगती हैं, क्योंकि व्यापारी के पास फिर ऑप्शन नहीं होता। अगर वो लालच के लिए नहीं फ़रोख्त करेगा तो फिर हमने यहाँ पर देखा है, ये एक रूटीन है कि बहुत से व्यापारी फिर वो अपना कीमती जानवर या तो कसाई को औने पौने फ़रोख्त कर रहे होते हैं या फिर वो वापस ले जा रहे होते हैं, तो उनको महंगा पड़ता है। तो इसमें एक टिप ये है कि अगर लोग थोड़ा सा रुक कर अगर ईद के पहले, दूसरे और तीसरे दिन ख़रीदारी करने निकलें तो वो जानवर की कीमतों में अच्छा खासा फ़र्क होता है। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ प्रेफरेंस तो ये है, जानवरों से लोगों की ये बात आपकी सही है, इससे काफ़ी मसाइल हल हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर आपको जानवर रखने का अगर इशू है तो फिर वो भी सॉर्ट हो जाता है, लेकिन फिर लोग ये भी चाहते हैं कि लाएं जानवर, थोड़ा सा उसके साथ उनसियत हो, तो वो एक कुर्बत का पहलू भी हो। फिर उसके बाद वो कहते हैं ना कि अल्लाह की राह में अपनी महबूब चीज़ को कुर्बान करना, तो उससे उनसियत भी हो जाती है। और पहले दिन का वैसे मशवरा सही है, फिर सवाब के एतबार से भी लोग इसके ऊपर डिबेट करते हैं कि जी पहले दिन का सवाब ज़्यादा होता है और ये वो, तो ये भी फैक्टर्स हैं वैसे फैज़। बिल्कुल, ये तो खैर एक चीज़ मौजूद है और जगह मैसर है तो लोग जानवर रखते हैं, बच्चे, फैमिली सब उसमें दिलचस्पी लेते हैं कि जानवर हमारे पास है, हम उसको खिला पिला सकें। तो ये एक वो मजहबी अदायगी के साथ साथ एक कल्चर भी बन गया है, यानी इस अरसे में आपको कराची की गलियों में लोग जानवरों को टहलाते हुए दिखाई देते हैं, उनकी खिदमत करते हैं। तो ये मज़हब के साथ साथ एक सकाफ़त का भी एक जुज़ बनता चला जा रहा है, तो लोग इसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं। रात के औकात में अगर आप मंडियों में आएँ तो एक अलग माहौल होता है, यानी जो शहर की मंडियाँ हैं उसमें फैमिलीज, ख़वातीन आकर जानवर ख़रीदारी कर रही होती हैं, वो मौजूद होती हैं, तो एक अलग तरह का जो है एक पूरा सिलसिला बन चुका होता है। गली गली भी ऐसे ही माहौल देखने को मिलता है। थैंक यू सो मच अज़ुल्ला, कराची से अपडेट दे रहे थे। मुल्तान से राना फारूक और क्वेटा से हमारे साथ थे अब्दुल्ला मक्सी। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। अब ज़रा आ जाएँ अशफाक, आप ही बताएं आपने लास्ट फेशियल कब कराया था? कभी नहीं कराया? मुझे नहीं याद पड़ता मैंने कभी कराया। चाहिए, स्किन क्लियर होती है, साफ होती है। अच्छा, लेकिन वो हल्का फुल्का जो आप वैसे क्लियर कर लेते हैं, लेकिन स्पेशली कहीं पे जाके वो जो आपको ऐसा लगता है किसी हॉस्पिटल के बंद वार्ड का आप मंजर पेश कर रहे होते हैं, ब्लीचिंग और न जाने सफ़ेद रंग का क्या क्या लगाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बता दिया। लेकिन ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं बड़े स्किन कॉन्शियस हो गए हैं, तो वो अपनी तैयारियां तो करते ही करते हैं, खुद फेशियल भी करवाते हैं। लेकिन हम अब आपको जो बताने जा रहे हैं हैदराबाद से वो ये कि आजकल तो जानवरों के फेशियल भी किए, कुर्बानी के जानवरों को भी फेशियल करवाया जा रहा है, उनके भी बाल कटते हैं, सलून भी वो भी जाते हैं, उनके स्पेशल सलून है। तो किस तरह हो रहा है ये सब, हमें ये बता रहे हैं जाम फरीद इस रिपोर्ट में। जी, ईद के दिन जहां इंसान खुद को खूबसूरत करने के लिए फेशियल करवाता है, बाल कटवाता है, तो उसी तरह
हैदराबाद में एक ऐसा सैलून है जहाँ पे शहरी कुर्बानी के जानवर लेके आते हैं, उनको फेशियल किया जाता है, उनके बाल काटे जाते हैं। हम इस वक्त लतीफ़ाबाद के इलाके में मौजूद हैं, उस सैलून पे मौजूद हैं जहाँ पे ये जो कुर्बानी के जानवर हैं उनका फेशियल किया जा रहा है, उनके बाल काटे जा रहे हैं। ये जो नाई है हजाम है, से पूछेंगे कितने जानवर का आप फेशियल कर चुके हैं? मैं सर 15 से 20 जानवरों का फेशियल कर चुका हूँ और अभी माशाल्लाह आपके सामने पीछे वेटिंग लाइन में भी बहुत जानवर हैं। कुर्बानी के जानवरों के पैसे चार्ज नहीं करता, जो लोग अपनी खुशी से दे देते हैं वो मैं रख लेता हूँ। जी, ये जो हजाम है जो फेशियल कर रहा है जानवरों का, उनका कहना है कि ये जानवरों की फ़ीस नहीं लेते क्योंकि कुर्बानी के जानवर हैं तो इनको खुशी होती है, क्योंकि सफाई सुथराई इस्लाम में जायज़ है। तो जानवर जो कुर्बानी के जानवर हैं उनको भी साफ़ रखना इनका फ़र्ज़ बनता है। तो शहरी इधर आते हैं, अपने बकरे अपनी गायें भैंसे लेके आते हैं और कुर्बानी के जो जानवर हैं वो उनको ये फेशियल करते हैं, उनके बाल काटते हैं, उनको सजाते हैं। जी, क्या बात है, क्या नाज नखरे उठाए जा रहे हैं कुर्बानी जी। और उसके बाद बाकी तैयारियां भी हो रही होती हैं, यानी कि एक जानिब बाल कटवाए जा रहे हैं, दूसरी जानिब जिन औजारों से उनको ज़िबा करना है, उनकी टोके, फिर छुरियाँ तरह तरह की, उनको भी तेज़ कराना, ये वाकई एक मरहला होता है। और मैं भी ज़ाहिर है इस मरहले से गुजरा होता हूँ कि आप सारी चीज़ें जमा करके लेके जाते हैं और ये जहाँ पर ये तेज़ करने छुरियाँ तेज़ करने वाले होते हैं वो बाकायदा फिर उनके पास इस वक्त रश लगा होता है, ठीक है, वो आपको फ़ौरन नहीं करके देते। वो कहते हैं जी आप ये रख जाएँ, आपको एक नंबर शुमार दे देते हैं और उसके बाद फिर आपसे कहते हैं कि आप फ़लाँ टाइम पर आके ये अपनी चीज़ें वापस वसूल कर दीजिएगा और उसकी ज़ाहिर है कि जिनके पास नहीं होती ज़ाहिर है फिर वो रुक करते हैं मार्केट्स का, वो खरीदते भी हैं, खरीदारी करते हैं। तो चांद नवाब ने इसी मुताल्लिक रिपोर्ट एक बनाई, आपको जरा दिखाते हैं। ईद कुर्बान पर कुर्बानी के लिए छुरी का तेज होना जरूरी है। कुर्बानी के लिए छुरियां, बुगदा और चापट तैयार किए जा रहे हैं। महंगाई के सबब इनकी कीमतों पर भी असर पड़ा है। कुर्बानी के जानवर को ज़िबा करने के लिए छुरियां और चापट खरीदने आए हैं। कीमतें बहुत ज्यादा हैं। पिछले साल की निस्बत इस साल महंगाई बहुत है। जो हमने 800 रुपए 700 रुपए की छुरी ली है वो इस टाइम 1600 और 1800 रुपए ये रेट बता रहे हैं। हाँ, रेट तो जो 600 की थी वो आज 1400, 1500, 1600, 1800 तक में चली गई है। ईद कुर्बान पर खास तौर पर छुरियां और चाकू की खरीदारी में इजाफा हो जाता है। कुर्बानी के लिए बुगदा छुरी वगैरह लेने के लिए आए सामान। ईद कुर्बान का जानवर ज़िबा करने के लिए छुरी चाकू तैयार किए जा रहे हैं। वहीं खरीदार छुरी चाकू और बुगदा खरीद रहे हैं। कैमरामैन शहजाद मेमन के साथ चांद नवाब, ARY न्यूज़, कराची। चांद नवाब ने क्या खरीदा होगा, ये भी वो बताना भूल गए। चांद नवाब से हम पूछ लेंगे, वैसे ही पूछ लेंगे फ़ोन करके। और भाई ये तैयारियां जारी हैं तो अब बच्चे जो हैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं और ख़ासतौर पे बच्चों को जो जानवर टहलाने का शौक़ होता है वो हम देख रहे हैं। तो लड़कियां भी आजकल भाई बड़ी बहादुरी से, चाहे गाय हो बकरे हो, मुझे तो बड़ा डर लगता था बचपन, अभी भी लगता है, बस मैं ऐसे हाथ लगा लेती थी, प्यार से प्यार कर लेती थी। नहीं, अब तो ये है कि बच्चों को बड़ा शौक़ है भाई, बच्चे जाते हैं और वो बाकायदा तौर पर वो सारे प्रोसेस में, और बच्चियां भी शरीक होती हैं इसमें। तो आपके पास कोई खबर है? जी, खबर मेरे पास है, वो है कि कराची का इलाका है 13D गुलशन में सादा लिबास पुलिस एहलकारों की पान शॉप पर लूट मार और इसका मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया। तो नज़ीर शाह से पूछ लेते हैं। नज़ीर, बताइएगा ये डिटेल क्या है इस वाक़े की और क्या मुकदमा दर्ज हुआ है? बिल्कुल, देखें, गुलशन इकबाल में सोहाना सिटी में एक पान की दुकान है जिसमें नामालूम सादा लिबास एहलकार जो पुलिस मोबाइल में आए थे उनकी जानिब से बाकायदा डकैती की गई थी, जिसकी CCTV फुटेज सामने आई थी, जिसके बाद अब बाकायदा इसका मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया, जिसमें जो दुकानदार शाहजेब मुगल का कहना है कि सिगरेट और पान फरोख का काम करता हूँ और 5 स्टार के नाम से 13D में दुकान है। और 2 जून को 3 अफराद आए जिन्होंने कैश काउंटर से 7000 रुपये निकाले और वहाँ से चले गए। उसके बाद आज रात दोबारा इसके मोबाइल में सादा लिबास 3 अफराद आए, जिनमें से एक शख्स दुकान के अंदर कूदा और मुझे बाहर लेकर आया। दूसरे शख्स ने दुकान से 50,000 रुपये की सिगरेट और 15,000 कैश लूटे। इसके बाद मोबाइल में बिठाया और गुलशन चौरंगी पर ले गए और वहां पर उसको उतारा और उतारते वक्त जेब से मजीद 10,000 रुपये भी निकाल लिए। इस पुलिस मोबाइल के ना आगे नंबर प्लेट थी ना ही पीछे थी। इस हवाले से जो पुलिस हुक्काम है उनका ये कहना है कि लूट मार करने वाले इदारों का ताल्लुक किस इदारे से देख रहे हैं। चूंकि इस मोबाइल पर ना ही कोई किसी थाने का नाम या यूनिट का नाम लिखा हुआ था, ना ही आगे पीछे नंबर प्लेट थी, तो CCTV कैमरों की मदद से उनकी तलाश शुरू कर दी गई है। लेकिन पुलिस जो DIG ईस्ट है उनकी जानिब से इस वाक़े का सख्त नोटिस लिया गया है और फौरी तौर पर इस वाक़े में मुलविस जो अनासिर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई के अहकाम दिए गए। जी चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका नज़ीर शाह।
अच्छा जी, यहाँ पर एक खबर है कि इंटरनेशनल नारकोटिक्स एंड लॉ इन्फोर्समेंट अफेयर्स के वफ्द ने सूबाई वजीर शर्जील मेमन से मुलाकात की। शर्जील मेमन ने वफ्द को एक्साइज एंड नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट के इक़दामात से आगाह किया। शर्जील मेमन ने कहा कि मनशियात के खिलाफ जंग हम सब का मुश्तरका मिशन है। हुकूमत सिंध मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों में सर फहरिस्त है। तो अफजल खान से डिटेल जान लेते हैं, बताइए अफजल जी। ठीक है, तो अफजल से हम डिटेल जान रहे थे। आपको बता दें कि INL के डायरेक्टर ने कहा कि इंसदाद मनशियात में हुकूमत सिंध की कोशिशें काबिल सताइश हैं। और अब ब्रेक के बाद आते हैं, कहीं जाइएगा नहीं। वेलकम बैक वंस अगेन। और कुछ न्यूज़ अपडेट्स हैं वो आपके साथ शेयर कर लेते हैं। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने आज़ादी मार्च के हवाले से थाना I-9 में दर्ज मुकदमे में बानी PTI शेख रशीद शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया है। अदालत ने सदाकत अब्बासी, अली नवाज अवान को भी बरी कर दिया। जुडिशल मैजिस्ट्रेट मलिक मोहम्मद इमरान ने महफूज फैसला सुनाया। मुकदमा दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी और तोड़ फोड़ की दफात के तहत 2022 में दर्ज किया गया था। ठीक है जी, तो ये इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने आज़ादी मार्च के हवाले से थाना I-9 में दर्ज मुकदमे में बानी PTI शेख रशीद अहमद और शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया। इसके साथ साथ सदाकत अली अब्बासी और अली नवाज आवान को भी इसमें बरी किया गया है। और एक और ख़बर है, निकाह केस में बुशरा बीबी की अपीलों पर 1 माह में फैसला किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट को 10 दिन में सज़ा मौतली की दरख्वास्त पर फैसला करने का भी हुक्म दिया। फ़ारूक एजाज मजीद बताएंगे, बताइएगा फ़ारूक। बुशरा बीबी की और बानी PTI की दरखास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत थी। बुशरा बीबी की सज़ा मौतली के हवाले से दरख्वास्त ज़ेर समाअत थी, जबकि बानी PTI की जानिब से जो इद्दत में निकाह केस में सज़ा के खिलाफ जो अपीलें हैं वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज से वापस सेशन जज को मुंतकिल करने या फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खुद समाअत करने के हवाले से थी। इन दरखास्तों पर मियाँ गुल हसन औरंगजेब ने आज समाअत की है और आर्गूमेंट्स किए हैं। सलमान अकरम राजा ने, उन्होंने ये कहा कि मैंने अपने कैरियर में कभी नहीं देखा कि जज इस तरह से अचानक ट्रांसफ़र कर दिया गया हो। इसके साथ ही साथ सलमान अकरम राजा का ये कहना था कि सेशन जज ने केस सुना था, अब एडिशनल सेशन जज को ये केस ट्रांसफ़र कर दिया है। एडिशनल सेशन जज को क्यों केस ये ट्रांसफ़र किया गया? सलमान अकरम राजा का ये कहना था कि हमारी पहली इस्तदा है कि सेशन जज शाहरुख अर्जुमन को महफूज फैसला सुनाने की हिदायत की जाए या फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुद इन अपीलों पर फैसला सुने या फिर सेशन जज जो वेस्ट हैं उनको मुकर्रर किया जाए कि वो इन अपीलों को सुने। ताहम जो शिकायत कुनिंदा थे उनके वकील राजा रिजवान अब्बासी भी अदालत में पेश हुए। उनकी जानिब से जो जज हैं उनको तब्दील करने के हवाले से जो स्टाफ था बानी PTI के वकला का, उनकी मुखालफत की गई। अदालत ने अब एक टाइम फ्रेम दे दिया है कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज अब्दुल मजूका ही इन दरखास्तों पर फैसला करें। बुशरा बीबी की जो सजा मुअत्तली की दरखास्त है उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये हुक्म दिया है कि 10 रोज़ के अंदर उस दरखास्त पर फैसला किया जाए, जबकि बानी PTI की जो मरकजी अपीलें हैं उनके हवाले से अदालत ने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज को ये हुक्म दिया है कि 1 माह में उन दरखास्तों पर फैसला किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, यहाँ पर आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट में ATC सरगोदा के वाक़े पर असखुद नोटिस केस का फैसला महफूज कर लिया गया है। अदालत के इस्तफसार पर IG पंजाब ने कहा कि सीरियस थ्रेट्स की वजह से रास्ते बंद किए गए। तो आबिद खान मजीद तफसीलात दे रहे हैं। जी बिल्कुल जी, आज चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान ने असखुद नोटिस केस की समाअत की। IG पंजाब पेश हुए। अदालत ने इस्तफसार किया कि आपने IT जो अदालत है उसके रास्ते क्यों बंद किए। तो IG पंजाब ने कहा कि सीरियस थ्रेट्स की वजह से रास्ते बंद किए गए। जज साहब को दिए गए थ्रेट पर तहकीकात शुरू कर दी है। अदालत ने इस्तफसार किया कि आप लोगों को अदालतों में जाने से रोक कर क्या पैगाम देना चाहते हैं, किस कानून के तहत बुकला और साहिरीन को अदालत में जाने से रोका गया, आइन में दिए गए बुनियादी हकूक कैसे सर्व किए जा सकते हैं, या बहाने बनाने हैं तो अदालतें ही बंद कर रहे हैं। लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए जो है वो रास्ते बंद करने का आप कह रहे हैं, मगर यहाँ आइन की बुनियादी जो रूह है उसके खिलाफ जो है ये अमल किया गया। IG पंजाब ने अदालत को बताया कि जाए वकूआ से गोलियों के खोर बरामद कर लिए हैं, जिस पर चीफ जस्टिस लाहौर कोर्ट ने इस्तफसार किया कि आपने कितनी गिरफ्तारियां की हैं। तो IG ने ये कहा कि जियो फेंसिंग करने के बाद और अदालत की इजाजत के बाद जो है वो गिरफ्तारियां भी शुरू कर दी जाएंगी।
तो चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या हमेशा आप सिर्फ अदालत के हुक्म पर ही इस तरह की गिरफ्तारी और कार्रवाई करते हैं? लगता है कि आईजी साहब आपके बस की बात नहीं है, मैं ऑर्डर में लिख देता हूँ। अदालत ने आईजी पंजाब के जो है वो बयान के बाद और डीपीओ सरगोदा के बयान के बाद अपना फैसला महफूज कर लिया है। मैं बताता चलूँ कि एटीसी सरगोदा के जज ने ये लेटर लिखा था चीफ जस्टिस लाहौरी कोर्ट को, क्योंकि अदालत के बाद फायरिंग की गई थी जिस पर ये खुद नोटिस दिया गया था, और आज अदालत ने इस पर समाप्त करने के बाद अपना फैसला महफूज कर लिया है। जी ठीक है फारूक आबिद, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अब हम ज़रा तालीम के मैदान से आपको बताएं कि एक बार फिर बड़ा एजाज़ पाकिस्तान के नाम रहा। इस बार बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले तालिब इल्म हैं, उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनियन के वो सदर मुंतखब हुए। इनका ताल्लुक़ ज़िला किला अब्दुल्ला के इसरार खान काकड़ इनका नाम है और इस ओहदे पर फाइज हुए। और बलूचिस्तान के पहले जबकि पाकिस्तान के हम इन्हें तीसरे तालिब इल्म कहेंगे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा भी ऑक्सफोर्ड यूनियन की सदर मुंतखब हुई थी, आपको याद होगा। सो इसी हवाले से उनसे बात कर लेते हैं। बिल्कुल जी, हमारे साथ मौजूद हैं बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान असरार खान काकड़। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस असरार। सबसे पहले तो बहुत बहुत आपको मुबारकबाद हो। आप सोचिए जहाँ पर बेनज़ीर भुट्टो को माशाल्लाह से ये एजाज़ हासिल रहा, फिर उसके बाद टेरेसा मे का आप मिसाल ले लें, तो आप कैसा तसव्वुर कर रहे हैं, कैसी फीलिंग्स क्या हैं आपकी? मतलब ये जाहिर है कि हर किसी को तो ये हासिल नहीं होता ये एजाज़। जी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ एयरवाई न्यूज़ का कि मुझे ये मौका दिया। देखिए बड़ी खुशी का मकाम है मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, बलूचिस्तान के लोगों के लिए, बल्कि पाकिस्तान के लोगों के लिए कि इस तरह की प्लेटफॉर्म पे मुझे ये मौका मिले कि मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूं। उम्मीद के हवाले से देखिए मैं पिछले 3 साल से मेहनत कर रहा हूँ काफ़ी। मैंने एक और इलेक्शन हारा भी हूँ, इससे पहले एक और भी हारा हूँ, तो उम्मीद तो थी मेरी कि मेहनत के बाद मुझे पता था कि मेहनत रंग लाएगी। सो आई नेवर गिव अप डिस्पाइट अ लॉट ऑफ चैलेंजेस। बहुत से मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन उम्मीद हमेशा थी कि विद द राइट अप्रोच, अच्छी सियासत करके, खासतौर पे गोरों के साथ ही उन्हीं के कंधों पे ही सियासत करके, अगर प्रॉपर तरीके से चीज़ों को हम यूटिलाइज करके देयर वाज अ होप दैट आई विल विन। और इस बार तो मुझे पता था इंशाल्लाह कि मैं ही जीतूंगा, क्योंकि काफ़ी अच्छी टीम बनाई थी और उनकी काफ़ी अच्छी सपोर्ट थी। साथ बहुत ही लोगों को मिलाया था, डाइवर्स बैकग्राउंड से, पाकिस्तानियों को, इंडियंस को, एंड सारी कम्युनिटी के लोगों को साथ मिला कि इलेक्शन मैंने जीता। अच्छा, जाहिर है बड़ी इसके लिए लॉबिंग भी नहीं होती होगी, और आपने कहा कि गोरों के साथ सियासत करके थोड़ी बहुत समझ भी आ गई। तो ज़रा हमें बता दें फिर ये मुकाबला हुआ कैसे, कितने वोट से आपने जीत यकीनी बनाई, और यूनियन के सदर मुंतखब हैं तो फिर कैसा महसूस हो रहा है? जी देखिए मेरे मुकाबले में जो करंट ऑक्सफोर्ड यूनियन की वाइस प्रेसिडेंट है वो थी, शी इज़ फ्रॉम ब्रिटेन, यहाँ से ही है वो, यहाँ भी प्राइवेट स्कूल, एक बड़ी अच्छी एलीट क्लास की फैमिली की है। उसके 3 जनरेशन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का और ऑक्सफोर्ड यूनियन का हिस्सा रहे। जिस दिन इलेक्शन हो रहे थे उसकी अम्मी भी आई, अबू भी आए, ग्रैंड पेरेंट्स थे उनको वोट डालने के लिए। जो मुखालिफिन, फिर मेरे जो वोट्स थे मैंने 617 वोट लिए और उन्होंने 314 वोट लिए, तो मैंने काफ़ी बारी अक्सरियत से जीता। और इसका एक ही वजह थी कि मैंने जो क्योंकि ऑक्सफोर्ड यूनियन में बहुत सियासत होती है, ये ख़ास तौर पे यहाँ की जो एक एरिस्टोक्रेसी क्लास है उन्हीं का ब्रीडिंग ग्राउंड होता है आगे जाके ब्रिटिश पॉलिटिक्स में जाने के लिए, जिनके एस्पिरेशंस होते हैं कि आगे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर्स बने, क्योंकि काफ़ी ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर्स ऑक्सफोर्ड यूनियन से हो के जाके आगे बने हैं, तो उन्हीं के लिए तो काफ़ी उम्मीदें होती है। तो मैंने जो इस बार जीता भी, काफ़ी स्ट्रेटजीज, काफ़ी सियासत करनी पड़ी, काफ़ी टूल्स को यूटिलाइज करना पड़ा, और एक सक्सेस का एक रीज़न और भी था कि मैंने लोगों को जो मिलाया, अपने अच्छे दोस्तों को, और अपनी टीम इतनी मजबूत बनाई कि हर तरफ से हमने लोगों को मोबिलाइज किया कि इलेक्शन के दिन वो आए और वोट डालें। अच्छा, अपने तालीमी कर के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं, क्योंकि नाजरीन ज़ाहिर है इससे मुतालिक भी जानना चाहेंगे। जी मेरी जर्नी स्टार्ट होती है गुलिस्तान किला अब्दुल्ला जो पाक अफगान बॉर्डर बलूचिस्तान पर है। वहाँ से ही मेरी एक्टार स्कूल से जर्नी स्टार्ट हुई। फिर अल्हम्दुलिल्लाह पेरेंट्स की दुआएं और उनकी मेहनत के साथ मुझे बलूचिस्तान गवर्नमेंट की शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने स्कॉलरशिप दी कि मैं जाके पढ़ूँ बोर्डिंग स्कूल में एबटाबाद में, फिर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में। उसके बाद मुझे स्कॉलरशिप मिली यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के, 1 साल पे मुझे हाई स्कूल का मौका मिला उधर यूएस जाने का। वहाँ से कंप्लीट करके मैं यूनिवर्सिटी ऑफ अबरडीन, वहाँ से मैंने लॉ की, वो भी उस टाइम मुझे बलूचिस्तान गवर्नमेंट की एक पार्शल स्कॉलरशिप मिली। सनाउल्लाह ज़हरी साहब ने अपनी टाइम में वो स्कॉलरशिप मुझे दी। उधर मुझे अबरडीन से मैं फारिग होकर मुझे बार एप्लॉ मैंने किया,
और वो भी मुझे स्कॉलरशिप भी मिली फुल फंडेड लिंकन इन से। और फाइनली फिर मैंने PhD स्टार्ट की यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में। लेकिन थ्रू आउट द जर्नी बड़ी मुश्किल और चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है। आई हैव टू बी अ लॉट ऑफ डिटर्मिनेशन, पार्ट टाइम वर्क भी किया है, साथ साथ जॉब भी करता रहा हूँ अपने एक्सपेंसेस वो पे करने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी करता रहा हूँ, जिस तरह ऑक्सफोर्ड यूनियन का हिस्सा रहा हूँ। तो ये जर्नी सालों की मेहनत की है एक नतीजा है, और आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ। बिल्कुल असरार, हम आखिर में आपसे जानना चाहेंगे कि जो नौजवान हैं बिलखुसूस जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है, उनको आप क्या पैगाम देंगे? ज़ाहिर है आप उनके लिए एक इंस्पिरेशन भी हैं, सो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं नौजवानों को एक ही ज़रूरी मैसेज पहले तो ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि मुझसे ज़्यादा टैलेंट है लोगों में, बलूचिस्तान के लोगों में। सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत है उनको कि वो मेहनत करे, उम्मीद ना हारे, और अपने लिए एक अच्छा मेंटोर ढूंढे जो उनको गाइडेंस दे सके। मैं अवेलेबल हूँ ऑनलाइन। आजकल हम 21st सेंचुरी में सोशल मीडिया के दौर में रह रहे हैं, बहुत ही रिसोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल है। ऑक्सफोर्ड के लिए खास तौर पे ऑक्सफोर्ड पाकिस्तान एक प्रोग्राम है जो पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप देता है ऑक्सफोर्ड में, खास तौर पे उन लोगों के लिए जिनके पास अपॉर्चुनिटीज़ ना हो, तो उससे फ़ायदा उठाए। आप विजिट कर सकते हैं ऑक्सफोर्ड पाकिस्तान प्रोग्राम वेबसाइट पे, तो वो सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ पर हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। अच्छा जी, खबर यहाँ पर आपको बताया, जिस तरह से बजट के हवाले से हम आपको मुसलसल आगाह कर रहे हैं। पंजाब काबीना का बजट इजलास वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की सदारत में इस वक्त शुरू हो चुका है, और कुछ देर में 11:30 बजे के करीब शुरू। अच्छा, टाइम 11:30 बजे का है। चलें जी, कुछ देर में शुरू होगा। और कौन कौन उसमें शरीक होगा, उल्फत मुगल हमें इससे मुतालिक तफसीलात दे रहे हैं। जी जी, पंजाब काबीना का आज इजलास शुरू होगा, जिसमें बजट की मंजूरी दी जाएगी। तमाम सूबाई महकमों के वज़रा, चीफ सेक्रेटरी और दीगर जो सेक्रेटरीज हैं वो इसमें शरीक होंगे। और पंजाब का जो बजट 2024-25 है उसका तखमीना 53 खरब रुपए से ज़ायद का लगाया गया है। वफाक से पंजाब को 3700 अरब रुपए मिलने का इम्कान है। और तरक्याती जो हजम है इस बार पंजाब का सबसे ज़्यादा तारीख का सबसे बजट ज़्यादा रखा गया है, जिसमें तकरीबन 850 अरब रुपए इसमें तरक्याती रखा गया है। तनख्वाहों में 20 से 25% इजाफे का इम्कान है। पंजाब काबीना का पहले इजलास 10:30 बजे शुरू होना था, लेकिन उसका टाइम अब तब्दील कर दिया गया है और तकरीबन 11:30 बजे के करीब पंजाब काबीना का जो है वो इजलास शुरू होगा, जिसमें पंजाब काबीना बजट तजावीज़ की मंजूरी देगी और उसके बाद जो बजट है वो पंजाब असेंबली में पेश किया जाएगा। ठीक है उल्फत, थैंक यू सो मच जी। अच्छा, ईद कुर्बा है और वैसे भी हम लोग गोश्त खोर कौम है, तो हमारे यहाँ मुख्तलिफ अनवाओ किस्म की डिशेस बनती हैं। नमकीन गोश्त बड़ा बनता है, मुख्तलिफ शादियों में कौरमे बनते हैं, 10 तरह की चीज़ें बनती हैं। लेकिन पाकिस्तान का जी एक इलाका ऐसा भी है जहाँ लोग अपनी रिवायत से जुड़े हुए हैं और अटक में एक खास किस्म की गोश्त की डिश बनती है, कटवा गोश्त। तो कटवा गोश्त क्या होता है, किस तरीके से बनाया जाता है और क्या चीज़ उसे बाकी डिशेस पर मुमताज़ करती है, लाला मोहम्मद सिद्दीक रिपोर्ट में बता रहे हैं। अटक में शादी ब्याह में कटवा गोश्त की रवायत ज़मानों से चली आ रही है। कटवा गोश्त ना सिर्फ इलाका छछ की कदीम डिश मानी जाती है, बल्कि इसके जायके, खुशबू और लज्जत के लिए लोग दूर दूर से खाने आते हैं। रवायात से जुड़े कटवा गोश्त ने जापान से आई फैमिली को अपने आबाई इलाके में बच्चों की शादियां करने पर मजबूर कर दिया। ये इलाका छछ है और गाँव की इजाज है और यहाँ के लोग जो कटवा बहुत शौक से और बड़े प्यार से खाते हैं। शादी को अभी जैसे आपने साथ पूछा था कि जापान और आपने वहाँ के लिए तो इसीलिए कि उधर का इधर कल्चर में बहुत डिफरेंस होता है। कटवा गोश्त भैंस के गोश्त से तैयार किया जाता है। कटवा गोश्त के साथ हलवा इंतहाई जरूरी समझा जाता है, जिसे लोग बड़े शौक से खाते हैं। हम पुरानी यादें ताज़ा करते हैं, इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है और ये हर बंदा खुश होकर जाता है। वहाँ डिश होती है बारकी वगैरह, वहाँ तो सफ़ेद कपड़े पहन के आदमी चला जाता है, खा के आ जाता है। ये जो बेसिकली ये एक मोहब्बत वाला खाना है। कटवा गोश्त मेहमानों को मिट्टी के बर्तन में दिया जाता है, जिसमें लोग चूरी बनाकर मजे मजे से खाते हैं। जदीद दौर में जुड़ी इलाका छछ की दम तोड़ती रवायत को जिंदा रखने के लिए दयार गैर से आए लोग इंतहाई खुशी महसूस करते हैं। लाला मोहम्मद सदीक, ARY न्यूज़, अटक। लग रहा है काफी मजेदार डिश है, क्योंकि जिस तादाद में बन रही हो जैसे लोग इससे लुत्फ हाँ, उसके अंदर गोश्त के बड़े बड़े पार्चे और शायद उसमें आलू वगैरह भी दिखाई दे रहे थे, तो इट्स अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अ डिश, लेकिन लोग बड़े प्रेफर करते हैं भाई। तो ट्राई करें जी, जो अटक में मौजूद हैं लोग, और फिर उसके बाद हमें भी बताएं और हमसे भी शेयर करें। हम भी यहाँ पर हम आपसे इजाजत चाह रहे हैं। दिल तो नहीं चाह रहा सदफ का, लेकिन मेरा चाह रहा है। मेरा दिल चाह रहा है। अल्लाह हाफिज़।